नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम इस तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो हम पूरे 44 मिनट लेट हो चुके हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग वक्तव्य और सवाल जवाब सुनने जा रहे हैं विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, लेकिन ये तकनीकी पूरी तरीके से कार्य कारण सिद्धांतों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए भी हम सब कुछ करते हैं, तो ये नहीं पता कि ये साथ क्यों नहीं देती है। एक आध लोगों की नमस्कार वगैरह आ जाए तो मुझे लगे कि हाँ हम दिख पा रहे हैं और सब तक पहुंचे हैं, या कुछ लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के कमेंट्स की वेट करूंगी सती जी का स्वागत करने से पहले। तो उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग का ये 18वां एपिसोड है और आज हमारे साथ मैं कमेंट का वेट कर रही हूँ, मुझे अच्छे से लाइव शो हो रहा है। कृपया अगर आप उनको जोड़ने से पहले मैं चाहती थी कि एक आध कमेंट्स आ जाएं। उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के 18वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SP सती जी, भूवैज्ञानिक हैं ये, और आज ये हमसे विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में वक्तव्य और प्रश्नोत्तर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की छात्रा शिवी सिंह जी का मैसेज आ चुका है, तो अब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी हूँ कि दिख रहे हैं हम। तो अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर SP सती जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार जी। तो इस समय तक काफी लोग आ चुके होते हैं, पर मुझे लगता है अजय जी और शिवी तो 2 दिख गए, पर हमारे शुरू होते ही कई लोग के मैसेज आ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे दोबारा लौटने में। टेक्नोलॉजी ने जो हमें थोड़ा सा धोखा दिया इतनी 45 मिनट तक। तो उजास मायनों का कार्यक्रम में हरिमोहन शर्मा सर भी हैं, तो कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप सबका भी स्वागत है डॉक्टर SP सिंह जी के साथ। तो हम लोग इस कार्यक्रम में अपने समय की उन्नत मेधाओं के माध्यम से जो संजीदगी से काम करने वाले या लेखन कर्म के जरिए या एक्टिविज्म के जरिए काम करने वाले लोग किसी की उजास लेके आते हैं, तो इस तरीके से कुछ वैज्ञानिकों, कुछ बुद्धिजीवियों के सहारे तो सती जी भी अपनी बात कहेंगे, मगर फिर भी आज का जो मेन हमारा सेंट्रल हीरो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिसकी इस समय देश को बहुत अधिक जरूरत है। हम लेट तो हो गए हैं, पर फिर भी मैं 2-3 मिनट लूंगी उनको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करने से पहले। तो परिचय मैं बहुत शॉर्ट में इनका दूंगी ताकि हमारी एक छोटी सी कविता के लिए वक्त बच जाए। बहुत लेट होता है तो एक हल्की सी नर्वसनेस आ जाती है कि लगता है कि चीजें टाइम पे होनी चाहिए। तो ये जियोफिजिकल यूनियन के फेलो रहे हैं इंडियन सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी के फेलो हैं। इस समय डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सोशल साइंस भरसर के ये उत्तराखंड के में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और इनके तमाम प्रतिष्ठित स्थापित जर्नल्स में साइंस आर्टिकल्स छपते रहते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स। 30 साल से भी अधिक का इनका रिसर्च का अनुभव है, और ये बहुत प्रतिबद्ध सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मूवमेंट्स में सक्रिय रहते हैं, और उसके लिए 3 बार जेल में भी इनका जाना हुआ है। और मैं अब एक कविता सिम्बोर्स्का की पढ़ूंगी और फिर इसके बाद इनको मंच सौंपूंगी। सिम्बोर्स्का हमारी पसंदीदा कवित्री भी है, कल उनका जन्मदिन भी था, और जैसे हमारा है कि हम अपने मेहमानों का और हमसे जुड़ने वालों का स्वागत एक कविता से करते हैं, तो मैंने ये कविता चुनी इसलिए भी है कि इसकी पहली ही लाइन ये है कि संयोगों मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हें अनिवार्यता की तरह जाना। तो एक सीधा सीधा कार्य और कारण का संबंध जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो हमारे कर्तव्य, नागरिक के कर्तव्य के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है हमारा, लेकिन हम उसको निभाने में कहीं हार रहे हैं, इसीलिए आज देश का परिदृश्य इस तरीके का हो रहा है। तो वो क्या कह रही हैं कि अभी हरिमोहन शर्मा सर जुड़े हुए हैं, जो मेरे एमफिल में मेरे शो निर्देशक भी थे।
और इन्होंने भी सिम्बोर्स्का की कई कविताओं के पॉलिश से हिंदी में अनुवाद किए हैं, लेकिन ये अनुवाद असद जैदी का है। संयोग मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हें अनिवार्यता जाना, इसकी कविता का शीर्षक है अपना सितारा। संयोग मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें अनिवार्यता जाना, अनिवार्यता मुझे क्षमा करना, अगर मैंने गलत समझा, खुशी मुझसे ना रूठो कि मैं सोचती थी तुम मेरी हो। मेरे मृतकों, मैं शर्मिंदा हूं कि तुम कम ही कम अब याद आते हो। काल, मुझे माफ करना कि घड़ी पल का हिसाब मुझसे न रखा गया। पिछले प्यार, माफ करना कि नए प्यार को ही पहला प्यार समझ रही हूँ। अतीत के युद्धों, मुझे माफ करना कि गुलदस्ता लेकर घर लौटी हूँ। रिश्ते हुए जख्मों, माफ करना कि मैंने भी उंगली में सुई चुभो ली है। आत्मनाद करते लोगों से माफी चाहती हूँ मैं नाच गाने का रिकॉर्ड बजाने के लिए। रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षारत लोगों में शर्मिंदा हूँ कि सुबह 5 बजे सोई पड़ी हूँ आज। मौके हंसने के लिए शर्मिंदा हूँ। ओ लहूलुहान आशा रेगिस्तानों, मुझे माफ कर देना कि चम्मच भर पानी लेकर तुम दौड़ी ना आई। और ओ गरुड़, तुम साल दर साल हरदम उसी पिंजरे में बैठे उसी एक बिंदु को निहारते हुए तुम भी मुझे माफ कर देना। गो कि तुम मसाला लगे भुस भरे परिंदे ही तो थे। यह लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि तुम भुस भरे परिंदे ही तो थे, क्योंकि पिंजरे में बैठे हुए थे। मैं गिराए गए पेड़ से माफी मांगती हूँ मेज के 4 पायों के लिए। मैं बड़े सवालों से माफी चाहती हूँ छोटे जवाबों के लिए। मैं बड़े सवालों से माफी चाहती हूँ छोटे जवाबों के लिए। सत्य मेरी तरफ इतने गौर से न देखो, गरिमा मुझ पर मेहरबान रहो। जीवन रहस्य, बुरा ना मानना कि तुम्हारी पोशाक से कोई तार मैं कभी कभार खींच लेती हूँ। आत्मा, मुझसे नाराज न होना कि मैं तुम्हें बेशतर भूले रहती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि बेवक्त हर जगह नहीं हो सकती। मैं हर एक से माफी चाहती हूँ कि मैं हर औरत हर मर्द नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ मेरे इस तरह होने का कोई औचित्य नहीं है। मैं खुद अपना रास्ता रोके खड़ी हूँ। मुझसे बदगुमान न हो वाणी कि मैं भारी भरकम शब्दों को चुनती हूँ और फिर मेहनत करती हूँ कि वे हल्के फुल्के मालूम हो। इस कविता के साथ ही मैं इनको ये मंच सौंप रही हूँ। और इस कविता को पढ़ने का एक तो मेरा कारण ये भी था कि अगर इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँ तो हमारा पूरा काल ही शर्मिंदा है कि वो साइंटिफिक टाइम पर नहीं विकसित कर पाया, और उम्मीद है कि इनके वक्तव्य में हमारा दृष्टिकोण विकसित होने में मदद मिलेगी। दूसरी बात की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी की वजह से ही हम दूसरों को ज्यादा जज करते हैं और जो जैसा नहीं है उसे हम वैसा देखना चाहते हैं। इसलिए मुझे इसकी ये लाइन बहुत पसंद आई कि मुझे माफ करना, मैं हर औरत और हर मर्द नहीं हो पाई। तो ये वाली जो एक कमी है ये हमेशा हम तार्किकता में करते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर एसपी सती जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वक्तव्य दें। और जब तक इनके वक्तव्य के बीच में भी आप लोग कृपया अपने प्रश्न और जिज्ञासाएं रखते रहिएगा। मैं लगातार उनको नोट करती रहूंगी, ध्यान उन पे देती रहूंगी। और सती जी, आप उनको इग्नोर करके, अगर आपकी बात के तालमेल में आए, आप लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप उससे डाइवर्ट ना होइएगा, क्योंकि मैं अंत में उसे आप तक दोबारा लेके आऊंगी। और एक जरा सी मेरी तरफ से एक सुझाव ये था कि अगर 1-2 मिनट के लिए मैं आपको बीच में ना दिखूं, चाहे प्रश्नोत्तर के सेशन में, चाहे आपके वक्तव्य में, तो भी वक्तव्य में तो खैर मैं अपना वीडियो ऑफ ही कर रही हूँ, तो भी आप बातचीत जारी रखिएगा। कभी कभी 1 मिनट के लिए लाइट जाती है तो वो फिर आ जाती है। जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है। आप ही की तरफ से नमस्कार रश्मि जी। और ये तकनीकी का मैंने करीब अभी तक पूरा सिस्टम जो हमारा है वो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे फ्रेंडली नहीं हो पाई है, तो हर जगह ये प्रॉब्लम होती है। और कहीं थोड़ा
कम होती है, कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है। और मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित तमाम जितने भी लोग जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस पे मैं अपनी बातचीत रखने की मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, तो क्या होगा इसमें, स्लाइड्स में जाना है या शेयर स्क्रीन में? डोंट शो। हेलो, बेस्ट। ये विंडो में है, टायर स्क्रीन करना है। विंडो शेयर नहीं हो पा रहा है, क्या होगा? फैजान जी, आप जुड़े हुए हैं तो सुनिए ये क्या बोल रहे हैं संजीव जी। फैजान जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो कृपया देखिए क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा, हो गया, हो गया। मैडम, मैं एक मिनट, मैं अपना लैब वो कर रहा हूँ, साइंस एंड साइंटिफिक, ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये शेयर हो जाए। और मैं विज्ञान और वैज्ञानिकता पे अपनी बातचीत रखूंगा। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं? नहीं नहीं, आप दिख रहे हो। अभी चल रहा, वो कर रहा, प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। इस बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो चीजें हैं, प्रोसेस कर रहा है। दो चीजें हैं, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी। दो चीजें हैं, एक विज्ञान होता है, दूसरा होता है वैज्ञानिकता। जनरली लोग एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये अब आ गई ना स्लाइड मेरी? जी जी। लोग समझते हैं कि ये विज्ञान और वैज्ञानिकता एक ही चीज है, मतलब विज्ञान जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसका होगा, वैज्ञानिकता उसके अंदर निहित होगी। होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोनों बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो बहुत पुअर हो। वैज्ञानिक होना एक बात है, विज्ञान के सिद्धांतों पर काम करते हुए, किसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए कुछ फाइंडिंग पे चले जाना, बड़ा पब्लिश हो जाना, तो एक वो तो पब्लिकेशन के आधार पर तय होगा कि या उसके द्वारा निकाली गई खोजों के आधार पर तय होगा कि वो कितना बड़ा वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन में समाहित करना, हर जीवन के हर पहलू में समाहित करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और ये विज्ञान के लेबोरेटरी से ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत समाजों में होती। क्यों? लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक कि क्या है, मतलब मैं साइंस क्या है? अगर हम पहले विज्ञान पे बात करें तो विज्ञान क्या है? मुख्यतः विज्ञान, लोग कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा, क्रमबद्ध सुसज्जित एवं सत्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम जनरली इसको बहुत सरलीकरण हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के रहस्यों का रहस्योद्घाटन ही विज्ञान है। प्रकृति के जितने भी रहस्य हैं उनको अनफोल्ड करना, उन रहस्यों का उद्घाटन करना ही विज्ञान है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक टेम्पर क्या है? क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा। ये दूसरी बात, अगर ये हो रहा तो क्यों हो रहा, लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक, तर्क, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर निहित होना चाहिए। व्हाट है, क्या ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें, ये प्रश्न अगर हमारे दिमाग में आती हैं तो इनको हम कहेंगे ये वैज्ञानिकता है। ऐसा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण असल में आधुनिक समाज की ही की ही बपौती नहीं है। पूरा विज्ञान को आज आप चरम पे विज्ञान को यूज कर रहे हैं, विज्ञान के आविष्कारों को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि हमारी समाज, हमारी सामाजिकता, हमारे समाज, हमारे लोग
वैश्विक समुदाय, नागरिक सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हों। एक गोरिल्ला जो कि प्रिमिटिव है, जिसको हम अपना पूर्वज कहते हैं, अगर वो अगर एक टूल का प्रयोग कर रहा है, उसने देखा कि उसने देखा कि चींटियों की बाम्बी है, चींटियों का छेद है वहां से, और वो चींटियां उसको बड़ी पसंद है। उसने उसके लिए क्या किया, एक लकड़ी तोड़ी, उसने साइंस को यूज किया, उसने लकड़ी तोड़ी, लकड़ी का सीधी लकड़ी करी, लकड़ी उसमें घुमाई और चींटियां उसके ऊपर आई और तब उसने उनको खाया। और इस तरह से उसने अपने दिमाग का अल्प ही सही लेकिन वैज्ञानिक तार्किकता का इस्तेमाल किया कि लकड़ी में घुसाऊंगा तो ये ऊपर आएगा। या दूसरा बंदर आपने देखा होगा, ताड़ के लिए तोड़ता है और उसके फल को सुखाता है और उसके बाद एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से फोड़ता है उसको। ये एक उसने लॉजिक लगाया, उसने टूल यूज किया, ये उसका आविष्कार है, विज्ञान है उसका। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विज्ञान किया उसने। वो इसको बनाने की प्रक्रिया का लॉजिक उसको पता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरी ओर हम कहते हैं कि आज के समाजों में कि लड़कियों का अगर वो पीरियड हो रहे हैं तो वो उनको रसोई में नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे कोई तर्क नहीं, इसके पीछे कुछ तर्क नहीं है कि वो अशुद्ध हो जाती है। ये सारी चीजें, ये इस तरह का बोलना अपने आप में घोर अवैज्ञानिकता है। किचन में आप गैस साइंस का आविष्कार यूज कर रहे हैं, लाइटर आप साइंस का आविष्कार यूज कर रहे हैं, प्रेशर कुकर साइंस का आविष्कार यूज कर रहे हैं, आपके यहाँ चिमनी होगी वो आप विज्ञान का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किचन में जाने के लिए आप एक घोर अवैज्ञानिक बात को मानते हैं। ये अवैज्ञानिकता है। या आप मिर्ची और नींबू लटका के आप बोलते हैं नजर नहीं लगेगी। या हमारे राफेल आ रहे थे, उसके ऊपर मिर्ची और नींबू लटकाए गए ताकि इस पर नजर न लगे। जो देश की रक्षा के लिए जो विमान लाया जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए नींबू और मिर्ची लटकाई जा रही है। या ये कई कई जगह ये देखा गया है। तो ये अवैज्ञानिकता है। और अवैज्ञानिकता केवल जनरल समाज में जिनका विज्ञान से लेना देना नहीं है उन्हीं में नहीं, उन लोगों में भी होती है अवैज्ञानिकता जो लेबोरेटरीज में बहुत हाई प्रोफाइल वैज्ञानिक होते हैं, उनके में भी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि नील आर्मस्ट्रांग जब मून पे गया तो उसने जो स्पेस शटल को यूज किया, टेंशन में भी रहा होगा, तो जहाज में चढ़ने से पहले उसको लघु शंका आई और उसने स्पेस शटल के टायर पे लघु शंका करी, उसने सुसु कर दी और वहां गया, सफल रहा। उसके बाद वैज्ञानिकों में स्पेस जो साइंटिस्ट हैं उनको, स्पेस यात्री जो है साइंटिस्ट, उनको मतलब वो एक परिपाटी बन पड़ी कि वो जो स्पेस शटल जाने से पहले अगर तैयार होगा तो उस पे सुसु करेगा। यही नहीं, बाद के वर्षों में और हाल के 2-3 दशक में तो महिलाएं भी जाने लगी। अब महिलाएं कैसे करें? तो हद तो ये हो गई कि वो फिर बाथरूम में जाके वहां से अपना टॉयलेट लेके उसके टायर में डाले और तब जाके वहां जाए। तो ये सुपरस्टिशियस जो चीजें हैं, ये एंटी साइंस जो चीजें हैं, ये केवल समाजों में, जनरल समाज में ही मौजूद नहीं है, वैज्ञानिक समाज में भी बहुत बहुत हद तक और बहुत गहरे पैठ इसकी बनी है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रचार प्रसार करना, समाजों में वैज्ञानिकता लाना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी एडवोकेसी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए बोलता है कि हमारे समाजों को, हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे। असल में विज्ञान, मैक्स प्लैंक कहते हैं कि विज्ञान असल में कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रकृति के मिस्ट्रीज को, प्रकृति के रहस्यों को अनफोल्ड करना, उनको उजागर करना ही विज्ञान है। और इसमें कि अंतिम अंतिम बात यह भी है कि हम भी खुद रहस्य हैं और हम भी इस रहस्य के हिस्सा हैं। हमारी भी मिस्ट्री सॉल्व करना ही विज्ञान है असल। और ईश्वरीयता क्या है, भक्ति क्या है? मारिया मिशेल ने बोला है, अगर आप देखिए कि भक्ति क्या होती है, भक्ति ये होती है कि जिसने इस धरा को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसके
उसको प्राप्त करना, उसके रहस्यों को प्राप्त करना। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही आध्यात्मिकता है। अगर आप इसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान में एक नए फॉर्मूले का इजाद करना, एक नया आविष्कार होना भक्ति का एक बड़ा निनाद है, भक्ति का एक बड़ा श्लोक है। एक आपने प्रकृति के, नेचर के कुछ लॉज का आपने उसका रहस्योद्घाटन किया, कोई फॉर्मूला निकाला कि नहीं भाई ये सूर्य के प्रकाश की किरण का जो जो उसका गति है, जो उसकी वेग है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह रहस्योद्घाटन असल में एक वेद की ऋचा है, एक बाइबल का हिम्न है। यही तो है असल में सभी आध्यात्मिकताओं का यही उद्देश्य है कि अंततो गत्वा जो करता है उसका उसका पता लगाया, और करता कौन है? नेचर है, प्रकृति है। उसके रहस्यों का ये हुआ कैसे है, तभी आपको दिमाग दिया गया कि आप आज तक नेचर ने जो कुछ किया है, नेचर के उन रहस्यों को परत दर पर उनसे पर्दा उठाएं, यही विज्ञान है। अब मैं संक्षेप में पूरे ब्रह्मांड से लेकर मानव की उत्पत्ति और मानव के आधुनिक समाज तक इवॉल्व होने की प्रक्रिया को बहुत संक्षेप में समझाऊंगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब करीब 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उससे पहले ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं थी। और वो कैसे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो एक, ज्यादातर वैज्ञानिक अभी भी ये मानते हैं कि वो एक बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ था। महाविस्फोट किस पे हुआ था वो रहस्य है। वो पदार्थ नहीं था, वो ऐसी वस्तु कोई नहीं थी जिसमें विस्फोट हुआ। वो एक रहस्यमय स्थिति थी, न वो मास था उसमें, न भार था, न उसमें ऊर्जा थी, वो सब कुछ था उसमें, अलग अलग कुछ नहीं था, सब कुछ था। वो स्पेस भी नहीं था, स्थान भी नहीं था, वो स्थान भी नहीं घेरती थी। ऐसी स्थिति में विस्फोट हुआ और उस स्थिति के बाद तत्काल बाद स्पेस का, स्थान का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, मतलब वस्तुओं का निर्माण हुआ, पदार्थ का निर्माण हुआ। उसके बाद भौतिकी के नियम उसके बाद शुरू हुए, रसायन विज्ञान के कणों के बाद कणों का गुम्फन, रसायन विज्ञान की ऋचाएं उसके बाद अनुनादित निनाद होने लगी ब्रह्मांड में। तो ये 13 अरब वर्ष पूर्व है। उससे पहले क्या था ये रहस्य है। और अगर कहीं ऑलमाइटी या कहीं ईश्वरीयता का कहीं अगर आपको वहां अगर देखने हैं, बीज देखने हैं, तो आप ये कह सकते हैं 13 अरब वर्ष से पूर्व जब महाविस्फोट नहीं हुआ था तब क्या था वो रहस्य है। हो सकता है कि ऑलमाइटी का क्षेत्र वो। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं, चाहे रहस्य सारे नहीं भी खुले हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 13 अरब वर्ष पूर्व की ब्रह्मांड में हो रही सारी गतिविधियां, पृथ्वी में हो रही सारी गतिविधियां, जैव मंडल में हो रही सारी गतिविधियां, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनको विज्ञान इसको, इनके रहस्यों को सुलझाने में सक्षम है। 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आई। 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज बनी, आकाश गंगाएं। उन आकाश गंगाओं में एक हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा बनी। उस मंदाकिनी आकाश गंगा में खरबों खरब सूर्य है। उनमें से एक अपना वाला सूर्य है, उसका एक सौर परिवार है जिसको हम सौर परिवार में उपग्रह हैं, ग्रहों के उपग्रह हैं। तो उन ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी की उत्पत्ति करीब करीब 5 बिलियन ईयर्स, मतलब करीब 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आई। और तब पृथ्वी सूर्य की भांति ही एक आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और सबसे पहली जो चट्टान जैसी, ठोस जैसी स्थिति जो आई पृथ्वी पर, वो करीब करीब 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आई। और जीवन, सबसे पहला जीवन के सिग्नेचर, जीवन जैसी स्थिति
एकदम जीवन स्पष्ट नहीं, लेकिन जीव जैसी स्थिति वैज्ञानिकों ने 3.2 अरब वर्ष पूर्व की चट्टानों में जीवन के सिग्नेचर तलाशे। और इस सारे प्रक्रिया में 3.2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन आया। वो जीवन आगे बढ़ता गया। उसके बाद यूनिसेलुलर आए, बैक्टीरिया आए, वायरसेस आए, उसके बाद छोटे जीव बने, अकशेरुकीय बने, उसके बाद पहले प्रोटोजुअन्स बने, फिर कोरिफेरस बने, फिर सेलेंट्रेटा के बने, फिर लीच वगैरह, जोंक वगैरह बनी जिसमें कृमि होते हैं वो बने। उसके बाद पतंगे वगैरह बने, जो ये कीट वगैरह जो हैं। उसके बाद स्टारफिश जैसी आई। उसके बाद कशेरुकीय जीव आए, जैसे कि फिश आई सबसे पहले कशेरुकीय में। और अंत तो कत्वा मैमल्स आए। मैमल्स मतलब स्तनधारी, और उन स्तनधारियों में सबसे लास्ट में 2.5 मिलियन ईयर्स मतलब 25 लाख साल पहले 2 पांव में चलने वाला मानव, होमो स्पीसीज, होमो, आज का मानव नहीं, होमो स्पीसीज पृथ्वी पर आई। अब होमो तो मैंने कहा 25 लाख साल बाद पहले पृथ्वी पर आया, और 25 लाख साल तक वो बंदरों की तरह, रीछ की तरह, भालू की तरह, कुत्तों की तरह, बिल्ली की तरह, बाघ की तरह, हिरन की तरह भी एक पशु था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो जंगलों में रहता था, पेड़ों में रहता था, भोजन की खोज में जाता रहता था। और दो तरह की दौड़, 3 तरह की दौड़ होती थी। एक भोजन के लिए होती थी, एक प्रीडेटर्स जो दुश्मन है उनसे दौड़ता था, उनसे भागता था, और तीसरा प्रजनन के लिए। और ये इसी तरह से हंटर गैदरर था, जैसे कि अन्य जानवर। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे, जैसे अब मैंने दिखाया, गुरिल्ला जैसे लाठी का उपयोग करने लग गया, या एक बंदर आपने देखा पत्थर से अखरोट फोड़ रहा है। इस तरह के थोड़े छोटे मोटे औजार जरूर यूज करने लग गया था, पर था पशु ही। 25 लाख साल पहले से और 80,000 साल के बीच तक वो लगभग पशु ही रहा, पशु से ज्यादा कुछ नहीं रहा। तो 80,000 साल तक तो मानव की तरह, वो पशु की तरह। लेकिन 80,000 साल पहले एक बड़ी विचित्र क्रांतिकारी घटना हुई कि मानव, जो कि पहले पशुओं की तरह में बात करता था, लगभग 80,000 साल से पहले उसने भाषा का आविष्कार किया। वो पूरी भाषा बोलने लग गया। अब संप्रेषण का माध्यम बदल गया। संप्रेषण का माध्यम पहले होता था हाथ से बुलाओ, या सीटी मारो, या आंख से कुछ करके, या इस तरह की संकेतों से अपनी बातों को पहुंचाता था, अपने ग्रुप में भी और अपने दुश्मनों को भी धमकाने के लिए। वो अब उसका स्थान भाषा ने लिया। अब भाषा का मतलब ये होगा, जैसे मैं आपके साथ संप्रेषण कर रहा हूं, इतने परिष्कृत नहीं भी रही होगी, लेकिन भाषा से बड़ा क्रांतिकारी काम किया। भाषा ने बड़ा क्रांतिकारी, मानव की सभ्यता के विकास में, ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोसेस में भाषा का आविष्कार बहुत क्रांतिकारी हुआ। ये कैसे क्रांतिकारी हुआ? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। आज से 1,30,000 साल पहले, जब मानव का भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था मानव में, तब एक मानव जो मुखिया रहा होगा, वो अपनी गुफा से बाहर जा रखा होगा, और उसके पीछे बाघ आया होगा। बाघ दौड़ के आया, उसको बाघ खाने के लिए आया। वो किसी तरह से बाघ से बच के अपनी गुफा में सुरक्षित पहुंचा होगा। अब उसने अपने बच्चों को अगर बताना चाह रहा होगा तो क्या बताया होगा? संकेतों से बताया होगा। संकेत, क्योंकि भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो संकेत से क्या बता पाया होगा? बमुश्किल संकेतों से ये बता पाया होगा कि अरे भैया, मैं तो बाहर गया था, वहां बाघ ने मेरे को झपटा मार दिया था, मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया, यही बता पाया। लेकिन अब 80,000 साल पहले लैंग्वेज का आविष्कार हो, और 78,000 साल पहले यही स्थिति एक दूसरे झुंड के मुखिया के साथ हुई कि सारा झुंड गुफा में था और वो बाहर था, और उसके मुखिया के किसी भी सदस्य के साथ हुआ वो,
वो बाहर था और उसके पीछे एक बाघ दौड़ के आया। बाघ ने झपटा मारने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह से बच के नैरो एस्केप हुआ, उसने जिंदगी का बच के आया और उसने अपनी गुफा में आया और अब वो अपने बाल बच्चों, अपने झुंड से के लोगों से अब बातचीत कर। तो उसने क्या बताया? उसने बताया होगा, भाई एक आज ऐसा बाघ मिला जिसके इतने मोटे पाँव थे, इतनी बड़ी-बड़ी मूँछें थे, इतने बड़े आँख थे और उसके इतना बड़ा था वो कि मेरे देखते ही मेरी आँखें घूम गई और बाद में उसने मेरे पे झपट्टा मारा। जैसे वो मेरे पे झपट्टा मारा था, मैंने उसके मुँह पे एक मुक्का मारा और वो घबरा गया और मैं इस बीच भाग के मैं किसी तरह से मैं इधर आ। इस प्रक्रिया में उसने वो भी बता दिया जो नहीं हुआ था। भाषा के आविष्कार ने उसको इतना उसका एम्पावरमेंट कर दिया, सशक्तिकरण कर दिया कि उसने जो नहीं हुआ वो भी बता दिया। कहानी में उसने जो नहीं हुआ वो भी बता दिया, झूठ भी बोल। अब जो हुआ है सीधे-सीधे उसको बताने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी सोचने की। आँखों देखा हाल बता दिया कि भाई बाघ था, वो मेरे पे पीछे पड़ा था, मैं किसी तरह से बच के आ गया। लेकिन अब भाषा के माध्यम से उसने वो भी बता दिया जो नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ था उसके लिए कल्पना की ज़रूरत है। दिमाग का दूसरा सेक्टर खोलना पड़ता है, जो नहीं हुआ उसके लिए कहानी बनानी, पहले उसकी पिक्चर दिमाग में बनानी। तो मानव यहां से मानव कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता संकल्पना आ जाना दिमाग में और उसको व्याख्यान करना, मतलब झूठ बोलने की कला विकसित। ये झूठ बोलने की कला ने ब्रेन का दूसरा सेक्टर खोला। ये मानव के विकास में इस संकल्पना भाषा के कारण जो आई उसने बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाया। ये मैं आगे भी बताता रहूंगा आपको कि संकल्पना ने क्या कर दिया। झूठ तो आप झूठ ने क्या कर दिया संकल्पना के माध्यम में, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। संज्ञानात्मक दिमाग की तरफ से सोचना, जो है नहीं उसको स्थापित करना और उसको सही जैसा बना देना, और दूसरे ने विश्वास कर दिया। तो यहां से मानव ने एक दूसरा सेक्टर पकड़ लिया। मानवता के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मानव विकास में, मानवता की, मानव सभ्यता के विकास में सच से ज्यादा झूठ का योगदान है। अब इससे क्या हुआ? इससे मानव की संकल्पना के विकास ने बहुत कुछ चीजें तय कर दी। इसमें साजिशों का पुट आ गया। इसमें झूठ जब आप बोलने लग जाते हैं तो दूसरे और झूठ। एक बात यह है मानव के जो 80,000 साल पहले जो फीचर आया वो आज तक विद्यमान है कि झूठ बोलना और दूसरे से विश्वास कराना, और आप जानते हुए भी झूठ है उसमें विश्वास करते हैं और उसको इंजॉय मानते हैं, उसको सच समझकर आज भी आपके इर्द गिर्द रोज ऐसे उदाहरण हैं जो एक निहायत झूठ है, उस पर आप परेशान भी होते हैं। अगर वो झूठ किसी ट्रेजेडी के बारे में है तो आप रोएंगे, अगर वो कॉमेडी के बारे में है तो आप हंसेंगे, अगर वो किसी अच्छा काम हो रहा है तो आपको सुकून मिलेगा। सारी फिक्शंस जो सारे फिक्शंस जो है, संकल्पनाएं जो है, सारे जो जो है नहीं, हुआ नहीं, वो फिक्शन के सहारे आप उसमें विश्वास करते हैं। आप देखिए, सिंचन देखते हैं, कार्टून जो नहीं है पर बच्चा उनको एंजॉय करता है। सबसे हकीकत की कहानियों ज्यादा बच्चा संकल्पना की कहानियों को एंजॉय करता है। क्यों? ये फीचर 80,000 साल पहले डेवलप हो गया आपकी जीन में। आप पिक्चर में जाते, पिक्चर हॉल में आप जानते हैं कि एक हीरो 10 को मार रहा, 50 को मार रहा, 50 फीट की से कूद रहा है और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। ये सब झूठ है, लेकिन आप उसको एंजॉय करते हैं, सच मानते हैं। और जब वो 20 को पीट रहा है तो आपको लगता है मैं पीट रहा हूं, और जब वो दुखी हो रहा है, हीरो दुखी हो रहा है तो आप दुखी। झूठ, उसका दुख झूठ, उसका पराक्रम झूठ, उसका शौर्य झूठ, सब कुछ झूठ है, आप जानते हैं। तब भी आप उसको सच मानते हुए आप उसको एंजॉय करते हैं। और सच से ज्यादा, सत्य की कहानियों से ज्यादा
मानव हमेशा झूठ पे एंजॉय करता है यार, झूठ पे ही, और झूठ पे जो कुछ भी उपद्रव है जानते हुए भी झूठ है, उसी के कारण, सच के कारण नहीं है। आप फिल्म देखते हैं, चाहे बायोपिक बने, चाहे महेंद्र सिंह धोनी पर बायोपिक बने या कपिल देव पर वर्ल्ड कप 1983 बने, लेकिन जब तक उसमें संकल्पना का पुट नहीं होगा, जब तक उसमें ऐसी चीजें जो हुई नहीं, जब तक उसको नहीं डालेंगे तब तक कोई नहीं देखेगा। सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में, दुनिया की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में, वो मिथ्स हैं, फिक्शंस हैं, उनका सत्य से कोई वास्ता नहीं। ये 80,000 साल पहले ये फीचर, मजेदार बात देखिए आप मानव सभ्यता के विकास के एक सोपान में, कि झूठ बोलना और झूठ विश्वास करना, मानव दोनों में निपुण हो। अब ये आगे क्या क्या किया इस संकल्पना के, इसमें आगे हम बात करते रहेंगे। इसके अलावा मानव में जो दूसरा बदलाव आया, मानव करीब करीब 25,000 साल पहले मानव ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, एनिमल्स का, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहला पालतू जानवर जो बनाया मानव ने, कुत्ता बनाया। और कुत्ता मानव से के पहले संपर्क में आया, और इतने प्रयोग कुत्ते पे हुए कि आज आपको पालतू जीवों में सबसे ज्यादा वैरायटी कुत्ते की मिली। मानव ने इतने प्रयोग किए उसके साथ। फिर इसके अलावा 10,000 साल पहले करीब कृषि क्रांति आई, उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में जो कह रहा था, संज्ञानात्मक क्रांति जो कह रहा था, उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद संकल्पना के माध्यम से आप देखोगे तो जगह जगह आपको भित्ति चित्र मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं उस जमाने की, आदि मानव की पेंटिंग्स मिलती है, जो मैंने ये इसमें चित्र के माध्यम से भी दिख रही है। तो वो संकल्पना के माध्यम से इस तरह के, वो उसी तरह के तो नहीं बनाए, लेकिन वो चित्र अपनी कल्पना के माध्यम से उसने, और आखेट का चित्र ये दिख रहा है, ये एक जीव का कोई आखेट कर रहे होंगे, उसने ये कल्पना करी। फिक्शन और नॉन फिक्शन में बहुत अंतर है। फिक्शन वाला रियल आदमी दिख रहा है, और नॉन फिक्शन वाला इस तरह से बनाया जा सकता है। ये मतलब फिक्शन अनट्रुथ, अपनी कल्पना के आधार पर आप उसको जो नहीं हुआ वो दिखा देते हैं, और उसी से जन्म लेता है अंधविश्वास, उसी से जन्म लेता है ऐसा विश्वास जो जिसका कोई आधार नहीं, लेकिन वो रहस्य को न समझ पाने की, प्रकृति के रहस्यों को, किसी प्रक्रिया के रहस्यों को न समझ पाने की, उसमें मानव के दिमाग की एक बड़ी शातिर चाल होती है कि वो उसमें अपना सॉल्यूशन अपने हिसाब से बना देता है, जो कि एक झूठ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, यह आज भी जारी है। ऐसा हुआ कि हमारा गांव पहाड़ में है, नागनाथ पोखरी, वो वहां नदी नहीं थी, नदी नहीं थी तो हमने, हमारे यहाँ छोटे गधेरे होते थे, ट्रांसपेरेंट पानी होता था, हम उसमें नहाते धोते, पानी वहीं से लाते थे। लेकिन जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ गौचर, और हम गौचर आए, तो गौचर में अलकनंदा नदी बहती है। हमने देखा, जैसे मैं धार में हम पहुंचे तो हमने देखा नदी नीली, हरी नीली। अब मेरा भाई और मैं, उसमें और मेरे में 1 साल का डिफरेंस है, वो मेरे को हीरो मानता था। उसने मेरे से कहा, भाई जी ये जो नदी है इसका रंग नीला क्यों है, हरा नीला क्यों है? प्रश्न बहुत वाजिब था, लेकिन इसका जवाब मेरे को नहीं आया। मैं उसके सामने अपने को वो भी नहीं कर पाता था कि मतलब अपना शर्मिंदा कैसे हो जाऊं कि भाई मेरे को प्रश्न नहीं आते, मैं तो सर्वज्ञानी हूं उसके सामने। तो मैंने कहा, मैंने माँ को कपड़े धोते हुए देखा था साबुन से, और साबुन का पानी नीला हो जाता है। तो मैंने उसको कहा कि सरकार ने जब पानी छोड़ा नदी में, उससे पहले साबुन ही बिछा दी, और उससे पानी नीला हो गया। अब ये कोरी कल्पना, झूठ मेरे दिमाग की उपज थी, जिसको उसने विश्वास कर दिया। ऐसा ही है, रहस्य सामने आया, बच्चे पिता के पास गए, कबीले के सदस्य मुखिया के पास गए, उन्होंने कहा ये सामने जो बिजली जैसी कड़क रही,
और इसके कारण पेड़ भी जल गया, ये कहां से आए, क्या है ये? उसको जवाब नहीं आता था। उसने कहा भैया यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो तुमको नहीं दिखती, सिर्फ मेरे को दिखती, और उस शक्ति, वो शक्ति नाराज हो रखी है, इसलिए ऐसा किया है। तुम ऐसा करो, जाओ और अच्छा खासा अच्छा गोश्त लेके आओ, मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करता हूँ। वो गोश्त को पकाएंगे और उसको मेरे माध्यम से उसको खिलाएंगे, और इस तरह से वो खुश हो जाएगा। इस तरह से प्रिमिटिव टाइप के, बहुत ही पुराने टाइप के ईश्वर का इसी तरह से आविष्कार हुआ। सुनी सुनाई बात, आप अपने ट्राइबल कम्युनिटीज में जाओगे, हम अपनी कम्युनिटीज में जाएंगे, हमारे ग्राम देवता जो है, कुल देवता जो है, वो अलग अलग रहते हैं। एक गांव का दूसरे के गांव के देवता से कई बार कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल धारी देवी का काली का स्वरूप तो बाद में लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया। बेसिकली उसकी कहानी क्या है, उसकी लोक कथा ये है कि वो नौटियाल एक फैमिली थी, नौटियालों के 7 भाइयों की एक लास्ट बहन थी वो, और उसकी माँ पिताजी पहले मर गए थे। उसके बाद वो बेचारी सब छोटे सभी भाइयों की सेवा करती थी, और कुछ बाद में भाइयों ने किसी मुद्दे पर उसको मार दिया या कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद वो देवी बन गई। अब ये कहानी किसी ने बुनी तो होगी, हर देवता की कहानी आप जानकर हैरान होंगे कि आप ऐसे ऐसे देवता हैं कि जैसे मदन नेगी, जैसे कहीं पे कैतुरा देवता, अब कचूरी कोई शासक रहा होगा, उसके नाम से वो देवता बन गया, उसके नाचता है। और गोलजू गुरील जो थे, वो एक राजा था पिथौरागढ़ में, बहुत पुरानी किंवदंती है, और वो बड़ा न्यायप्रिय राजा था। तो वो गोलजू, वो कुमाऊं में गोलजू नाम से उसका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ न्याय का देवता बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ भी उसको, वहां से कुमाऊं से कई लोग यहाँ गढ़वाल की तरफ आए होंगे, तो उनका देवता है, उसको गुरील बोलते हैं, गुरील, वो नाचते हैं। इसी तरह से आपने पांडव क्या है, पांडव का भी धीरे धीरे यही विकास हुआ। हमारे पोखरी में कुछ अनुसूचित जातियों के परिवार हैं देवर में, वो कई शब्द उनके मध्य भारत के हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के, जैसे जैसे मिर्च को कुरसानी बोलते हैं, हालांकि कुरसानी संस्कृत शब्द है, और उनका देवता है मुंडा। अब कालांतर में अपभ्रंश हो गया कि मुंडा उनका देवता जो है वो बिरसा मुंडा होंगे, शायद वो ट्राइबल्स होंगे, भील होंगे, ये यहाँ आए होंगे, तो उनका देवता मुंडा, ट्राइबल्स का देवता बिरसा मुंडा होगा। लेकिन अब वो बोलते हैं हमारा देवता मुसलमान है, मुसलमान भी देवता है। कोई आया होगा, कोई बाबा तो मुसलमान सैयद नाचते, तो वो मुंडा आज उनका प्रतिष्ठित गांव का देवता है, वो नाचते हैं, कई परिवारों में उनका उनका नगाड़ा बजता है, उसका वाद्य बजता है, वो नाचते हैं। इसी तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज में देवताओं की उत्पत्ति कुछ इसी तरह से हुई है। कोई व्यक्ति, कोई जो प्रतिष्ठित रहा होगा परिवारों में, चारों वो कबीले में, उसकी डेथ हो गई, किसी ने बोला वो मेरे को वहां पे दिखे, या उसने वो मेरे से ये चाहता है, सुपरस्टिशियस चीजें बनाने के संकल्पना के आधार पर सबने विश्वास कर, और खुद उसने भी विश्वास कर। कॉग्निटिव का सबसे बड़ी बात यह है कि खुद आप भी विश्वास करने लग जाते हैं, और इस कॉग्निटिव इसी फीचर की वजह से बड़ी साजिशें हुई। बाद में वो देवता बन गए, फिर धीरे 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 अब जब यहां तक आ गया कि ये सारी चीजें जब और विकसित होता गया, और विकसित हो गया, तो देवता का स्वरूप भी परिष्कृत होता गया। फिर हर कबीले का अलग अलग देवता रहा होगा, या कुछ ऐसा पूजा पद्धति अलग रही होगी। तो बड़े कबीले ने अगर छोटे कबीले को अपने कब्जे में ले लिया, धीरे धीरे उस पर आक्रमण कर दिया, तो देवता भी स्थापित हो गया। और देवताओं के संक्रमण की क्रिया आज भी जारी, आपके देवता पीछे होते जाते हैं, और जिस संस्कृति का आप पे आक्रमण होता है वो प्रिवेलिंग होता है। आप ये करवा चौथ के व्रत में देख सकते हैं। अब आप धीरे धीरे, आपके सारे देवता तो बलि प्रथा वाले थे, अब धीरे धीरे पूरे पहाड़ में बलि प्रथा खत्म हो गई, सारा वैष्णवाइट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब आप अयोध्या के सबसे बड़े ईस्ट हो गए, जबकि
मेरे लिए तो सबसे बड़ा इष्ट मेरा भैरव था, है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ये चीजें विकसित होती गई। मेरा जो ये वक्तव्य है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, ये बातें कुछ मेरे अपने इसमें एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ मेरी अपनी विवेक होगा, लेकिन एक बड़े वो हुए हैं, लेखक हुए हैं, हिब्रू यूनिवर्सिटी में है, हिब्रू यूनिवर्सिटी इजराइल में, यरूशलेम में हिस्ट्री के प्रोफेसर है, उनका नाम है युवाल नोवा हरारी। उनकी 3 किताबें हैं, होमो ड्यूअस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, पहली किताब है उसकी सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दूसरी किताब है उसकी होमो ड्यूअस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। और तीसरी किताब उसकी आई है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये तीनों किताबें कहते हैं कि युवाल नोवा हरारी ने जो कंटेम्परेरी थॉट प्रोसेस है, जो आधुनिक जो सोच का नजरिया है, वो बहुत हद तक अल्टर किया है, बहुत हद तक बदला। मेरा ज्यादातर कंटेंट इन्हीं किताबों से है। वंडर्स ऑफ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। अब यही नहीं, जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, जो झूठ संकल्पना करने की जो क्षमता आई, उसकी वजह से क्या हुआ, स्टोरी टेलिंग जो फीचर है, स्टोरी रिसीविंग, स्टोरी कहानी बनाना, कहानी को संग्रहण करना और कहानी पे खुद विश्वास करना, दूसरों को भी विश्वास करवाना, ये बड़ा फीचर इसका सबसे बड़ा इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का आया। बाद में जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो गया, एग्रीकल्चर ने एक तीसरा रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा किया। पहला रिवॉल्यूशन मैंने कहा भाषा का आविष्कार, दूसरा मैंने कहा पालतू पशु बनाने रखने लग गए, और तीसरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से ये हुआ कि मानव अब रुकना ठीक सीख गया। पहले तो हंटर गैदरर था, भाषा के आविष्कार के बावजूद भी कहीं पर रुकने का सवाल ही नहीं था, हर जगह जहां भोजन की तलाश में भागते रहते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, भागने के लिए आपके पास कम बिलोंगिंग्स की जरूरत होती है, आपको हर समय चलते रहना है, तो आप ज्यादा चीजें ढो के नहीं ले जा सकते हैं, आपके पास बच्चे भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, बच्चे ज्यादा होंगे तो कहां से ले जा पाओगे, अरे होंगे तो मर जाएंगे, खास होता था, भागते रहना पड़ता था, कई जगह जाना पड़ता था। तो जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हुआ तब तक फिर भी आदमी तब भी हंटर गैदरर ही था, भले ही भाषा का आविष्कार हो गया था, भले ही साजिशें होने लग गई थी, कबीलों के खिलाफ साजिश, क्योंकि संकल्पना आ गई थी, भाषा के कारण आप संप्रेषण कर सकते थे, झूठ भी बोल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी के ब्रेवरी से चिड़ है, वो कोई साजिश कर दे उसके खिलाफ, और कुछ 4-5 को बोल दे कि भैया वो तुम्हारी पत्नी पे डोरे डाल रहा है, और 4-5 ने मिलके घात लगा के उसको मार दिया। इस तरह की साजिशें होने लगी, बोलने में ना प्रवीण हो गया है। लेकिन तभी आदमी हंटर गैदरर ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद आदमी जब कृषि करने लग गया, तो कृषि 6 महीने पर पकती थी, तो उसके लिए वहां पे रुकना पड़ता था, तो इसलिए अब मानव बस्तियां बसाने लग गया, और बस्तियां बसाने लग गया, तो बस्ती फिर उसके सराउंडिंग में जितने जंगल थे वो क्लियर करके उसमें आग लगाई गई, आग लगा के फिर वहां खेती कर, फिर खेती के लिए और जमीन चाहिए थी, और वहीं पे रुकना पड़ता था, अब उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो इस तरह से दूसरे कबीलों पे आक्रमण होने लगे, दूसरे कबीले भी अपने अधीन बनाए जाने लगे, तो बड़ी बस्तियां होने लगी, जो कबीला जीतता था उसके सराउंडिंग के सारी जमीनें उसके पास होती थी, और कृषि होने लगा। कृषि होने से क्या होने लगा, अब तक परिवार के प्रायः सभी लोग खाना बटोरने के लिए सब लोग लगे रहते, तो या कबीले के सभी लोग, मतलब आखेट में जाएंगे तो सब जाएंगे जानवर मारने के लिए, अगर फल तोड़ेंगे तो सब तोड़ेंगे, लेकिन कृषि ने क्या किया, अब जब बस्ती बसने लग गई तो बहुत सारा समुदाय हो गया, तो एक समुदाय ऐसा भी हो सकता था, इतनी गुंजाइश हो गई थी कि जो कृषि न करे, लेकिन जो कृषि कर रहे हैं वो उनको भी खिलाएं जो नहीं कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर कर, कुछ लोग कृषि में बोल दिया भाई तुम काम करोगे,
और कुछ लोग ऐसे भी हो गया जिन्होंने बोला भाई कल वो बिजली गिरी थी उसके कारण बिजली गिरी थी और उसके कारण वो रहस्यमय चीज है, तुम नहीं जानोगे। जंगल का देवता आया, उसने मेरे से बताया कि मैं तुमसे नाराज हूं और उसकी उपासना करनी है और उसको मनाना है। उसके लिए उसने मुझे ही निमित्त कर रखा है। तुम लोग कमा के लाओ और इन सारी चीजों को लाओ और उसके बाद मेरे पास भी लाओ और मैं उसको मनाऊंगा, तब जाके खुश होगा। मेरी ड्यूटी ये है कि तुम्हें उसके कोप से तुमको बचा के रखना, तुम्हारी ड्यूटी है मुझको खिलाना। फिर इससे ज्यादा अभी आगे उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा भाई देखो मेरे साथ दो चार लोग दो चार और चाटुकार हुए। उन्होंने कहा तुम ही अकेले क्यों रहोगे, हमको भी रखो, तुम्हारी रक्षा हम भी तो करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा भाई ये दो तीन मेरे साथ पानी भी लाएंगे, ये लाएंगे, पूजा के लिए तीन चार लोगों की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे उसने इस तरह से अपने को कृषि के से बचाना शुरू कर, और इस तरह से फिर धीरे 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 पहले उपासक के रूप में बन गया, हमारा पुजारी हो गया वो। उसके बाद वही राजा भी हो गया क्योंकि मुखिया ही था वो। तो पहले पहले इनमें डिवीजन नहीं था। आप देखोगे बुद्धिज्म में चीन ने आक्रमण भी इसलिए किया कि तिब्बत पर कोई राजा टाइप का नहीं था, जो मोनेस्ट्री का हेड था वही वहां का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था। तो ये आदम सभ्यताओं में ये था, मतलब ये अनुसूचित जो जनजातियों में ये कॉमन थी। तो हम भी देखते हैं कि आप भी देखते होंगे गांव में आज तक जो मंदिर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर जो है वो दुर्गा देवी का मंदिर है। तो वहां हम सती लोग हमको कुमाऊं की तरफ से गोरखा लाए, गोरखाओं ने मंदिर पे वो करा, अपने वहां वाले भगाए होंगे और अपने लोगों को वहां बिठा दिया हमको। मतलब उस क्षेत्र पर अधिकार कार्य का मतलब वहां के मंदिरों का अधिकार। तो एक अलग शासक वर्ग, एक अलग डिस्टिंक्ट वर्ग बन गया जो कृषि से इतर, वो वो कौन हो गया, वो राजा हो गया और वो पुजारी हो गया। अब राजा ने कहा भाई दूसरे कबीले पे अटैक करना है तो एक कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो तैयार रहे हर समय लड़ने के लिए। तुम तो उगाने पे लगे रहते हो, तो तुम इनके लिए भी उगाओ, तो कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे जिनको मैं सेना बना दूं। तो अब जितने ज्यादा मेरी सेना में होंगे, जितने तुम कमा के लाओगे उनके खिलाने के लिए, उतनी ताकतवर सेना होगी और दूसरे कबीले में हम कब्जा कर पाएंगे, उनके सारे खेत भी हमारे कब्जे में हो जाएंगे, उनके लोग हमारे दास हो जाएंगे। इस तरह से संक्रमण चला, बस्तियों का संक्रमण चला। अब इसमें क्या हुआ कि वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी कबीले में, किसी भी दल में, झुंड में 250-300 तक अगर रहे लोग तो उनसे कोई इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है। मुखिया है वो आदेश दे सकता है, राम सिंह से बुला सकता है, रामू को बुला सकता है, 250 बच्चों के नाम जान सकते हैं, सब कुछ ठीक है, उनको बुला भी सकते हैं, किसी की प्रवृत्ति कैसी है ये कर सकते हैं। 250 से ज्यादा हो जाएगा तो वहां कम्युनिकेशन में दरारें पड़ने लगती, नहीं झेल पाते। फिर यहाँ संकल्पना आई, धीरे 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 सोचा गया, फिर सरकारों की स्थिति बनी। सरकार, एक स्थापित सरकार। अब सरकार क्या होगी कि एक उसको हेड करेगा और उसका कहना सब मानेंगे और उसी को सरकार बोलेंगे। सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार एक संकल्पना है, एक बायोलॉज बनाया गया है, एक जो खाली सोच के बनाया गया है, उसको कहीं दिखता नहीं है फिजिकल में, लेकिन सब कुछ वही चला रहा है। सरकार पे आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन पूरा देश सरकार चला रहा है। सरकार के जितने भी अवयव हैं, सरकार नहीं, सरकार के जितने भी अवयव हैं वो सबके सब खत्म हो जाए, सरकार खत्म नहीं होगी। भारत सरकार नहीं मर सकती, भारत सरकार को चलाने वाले मर सकते कभी, या किसी भी सरकार को चलाने वाले मर सकते। कंपनी के सारे सीईओ सारे वो मर जाए, फिर कंपनी खड़ी रहेगी। कंपनी एक संकल्पना है, एक एक दिमाग का एक गुंफन है जो धरती में कहीं नहीं दिख सकता। आप किसी कंपनी पे हाथ लगा के, फिजिकल इंटिटी नहीं है तो उस पर आप हाथ लगाएंगे, उसको बोलते नेशन, राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? भारत और पाकिस्तान अगर हम बोले तो ये क्या है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या जमीन है? जमीन का टुकड़ा है राष्ट्र? जमीन का टुकड़ा तो राष्ट्र नहीं है। जमीन का टुकड़ा कैसे राष्ट्र हो सकता है? वो तो
आज एक के पास है, दूसरे पास है, राष्ट्र कहां से हो? जमीन का टुकड़ा, निर्जल। और तब जब जमीन का टुकड़ा राष्ट्र है तो फिर दुश्मन कहां से हुआ? वो तो निर्जीव है। हम कहते हैं भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, तो दुश्मन कौन है? भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, तो दुश्मन कौन है? जमीन का टुकड़ा तो दुश्मन नहीं हो सकता। नागरिक दुश्मन है आपस में? नहीं। नागरिक अगर आप अमेरिका में मिल जाओ किसी पाकिस्तानी को, तो वो तो ऐसा मानता है जैसे मेरा अपना भाई हो। मैं विदेश में गया, मैं एक बार केप टाउन में था, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, वो वहाँ खैरवा इंडियन पहले से बहुत है, तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा मैं तो पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा भाई हम इंडिया से है। अरे उसने कहा, उसके बाद वो अपने घर ले गया मेरे को, जैसे मैं उसका भाई हूँगा वैसे उसने ट्रीट किया। तो नागरिक भी दुश्मन नहीं है, तो कौन है दुश्मन? सेना ही दुश्मन है। सेनाएं भी दुश्मन से हो सकती है? सेनाएं तो दुनिया की वो चीज है बेचारी जो दुश्मनाई के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। दोस्त और दुश्मन तभी बनते हैं, लेकिन सेना तो बेचारे एक दूसरे को इसलिए मारते रहते हैं कि एक ऑर्डर है, एक किसी स्ट्रक्चर से बंधे हुए हैं जो एक दूसरे को मारते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि जिसको मैं मार रहा हूं उसका दोष क्या है, या जो मेरे को मार रहा है मेरा दोष क्या है। उनको ये भी नहीं पता, वो भी दुश्मन नहीं। सरकारें दुश्मन, सरकारें भी दुश्मन नहीं। सरकारें जब चाहे, सरकारों को चलाने वाले आदमी, सरकार तो नहीं है कोई चीज, सरकारों को चलाने वाले आदमी जब चाहे एक दूसरे का, कोई किसी के यहाँ बिरयानी खाने चले जाता है, कभी कोई किसी के यहाँ क्रिकेट देखने चला आता है, कभी कभी भी हो सकता है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन। सरकारें भी दुश्मन है। तो दुश्मन क्या है? दुश्मन है संकल्पना, दुश्मन है एक सिस्टम, जो संकल्पना से प्राप्त जो सिस्टम है, जो दुनिया में कहीं नहीं, जो केवल दिमाग में, और उसके बड़े बड़े फायदे हैं। इतना बड़ा राष्ट्र, संकल्पना से राष्ट्र, उसके रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब आप बिना कुछ पूछे उसको फॉलो करते, जो कहीं नहीं है। कोई राष्ट्र ये नहीं कहता है कि आप ऐसा काम करो, राष्ट्र है ही नहीं कोई, पर आप चलाते हैं। और आप यहां से नहीं चले जाओ, फिर भी आप वहां वहां जितने लोग हैं, आप उस संकल्पना के आधार पर चीजों को, नियमों को आप वहां भी फॉलो करते हैं, वहां वाला भी फॉलो करता है। आप दूसरे पर, वहां किसी कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन आप फॉलो सारा सिस्टम करते हैं जो कहीं है ही नहीं, जो केवल संकल्पना के आधार पर, सोच के आधार पर, और उस पर विश्वास करना। जो सोची हुई झूठी चीज है, जो केवल जिसका कहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन उस पर पूरा विश्व उस पर विश्वास करता है। करेंसी क्या है? कागज ही तो है। ये मान लेना, ये संकल्पना कर लेना कि भैया ये करेंसी है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, उतने ही कीमत का 10 का नोट और उसकी उतनी कीमत का 100 का नोट है कागज के तौर पर, लेकिन उनकी उनकी जो भिन्नता है, उनके स्तर में जो भिन्नता है वो संकल्पना है, उनकी वैल्यू में जो भिन्नता है वो संकल्पना, करेंसी। तो आप इसी तरह से, जो मैंने बोल ही दिया है कि जो विश्वास है, जो धर्म है, धर्म भी क्या है? धर्म भी संकल्पना है, और इस संकल्पना पर विश्वास, इसी को विश्वास मान लिया जाए, यही सत्य है। जबकि ये सब संकल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाओं के आधार पर है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मानव सभ्यता की संकल्पना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, जो बदले हुए संदर्भों में, विकास के साथ, जो बढ़ी हुई बस्तियों में, जिसको चलाने के लिए बहुत जरूरी भी था, लेकिन और देश काल परिस्थिति में अगर कोई चीज कभी स्थापित कर दी होगी संकल्पना ने, आज तुम उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुकी है। ये भी है। अब इनमें फ्रोजन इन टाइम हो जाना असल में की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको लॉजिकल ना पकड़ना, इसको इसको ही सही और सही मान देना, यही मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है, विद्रूप है मानव सभ्यता। संकल्पना इतना ही नहीं, संकल्पना क्या है? संकल्पना से बहुत कुछ चीजें के, एक निर्जन आइलैंड है, सपोज एक निर्जन आइलैंड, वहां निर्जन आइलैंड में एक गोरिल्ला डाल दो और एक मानव को डाल दो। निर्जन आइलैंड है, बड़े बड़े पेड़ है, उसमें फल होंगे, कुछ होंगे, पत्ते होंगे, जो कुछ होंगे। अब एक गोरिल्ला डाल दिया और एक आदमी डाल दिया, तो ज्यादा संभावना
हम इससे पहले हम ये करें कि हम ये बोले कि गोरिल्ला में और मानव में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ मानव है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। यही बोलेंगे आप लोग, सभी लोग यही बोलते हैं। अब दिमाग से वो सरवाइव कर रहा है, पूरे विश्व पे राज कर रहा है मानव। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि एक आइलैंड में एक गोरिल्ला डाल देते हैं और एक मानव डाल देते हैं, केवल दो ही, बाकी वहां कोई नहीं, केवल पेड़ है। तो ज्यादा संभावना है किसकी है सरवाइव करने की? वहां गोरिल्ला की ज्यादा संभावना है। वो पेड़ पे उछल के पत्ते काट के पत्ते खा के वो कर देगा, मानव नहीं कर पाएगा, मानव मर जाएगा। तो वहां दिमाग का क्या हुआ? तो वहां भी तो श्रेष्ठ दिमाग था, वहां क्या हुआ? अब दूसरी कल्पना करते हैं, 100 गोरिल्ले डाल दो और 100 मानव डाल दो, अब क्या होगा? अब ये होगा कि मानव के बचने की, मानव की सरवाइव करने की संभावना ज्यादा होगी। और गोरिल्ले हम मानव नाम जगह जगह के कॉन्टिनेंट से लाए जो आपस में एक दूसरे से नहीं जानते थे, मिलते थे, वो तब भी वो कॉम्बिनेशन बना देंगे। वो पूरा इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, सेना बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, ऐसा करेंगे और सबसे पहले गोरिल्लों का आखेट करना शुरू, और पहले गोरिल्ला खाना शुरू कर। दूसरी बार गोरिल्ला क्या करेंगे? अगर 100 जगह से गोरिल्ला लाए, वो सबसे पहले आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि अलग दूसरे हैं, तो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, अपने आप ही आप खून खतरी करके अपने आप ही को खत्म। तो मानव की और उसमें श्रेष्ठता की बात क्या है? संकल्पना के कारण मानव कॉम्बिनेशन में बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन बनाता है और टास्क डिवीजन, डिफरेंट टाइप के टास्क को वो बहुत बखूबी उनको अंजाम दे सकता है। ऐसे टास्क को बखूबी अंजाम देना है तो वैसे चींटियों में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है, जो पानी सारते हैं वो पानी ला रहे हैं, जो जो कुछ लेबर है, कुछ सिपाही हैं, कुछ वो है, लेकिन उनके जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बड़े बड़े रिजिड है। जो लेबर है वो लेबर ही है, जो सिपाही है वो सिपाही है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जब पुलिस लाइन में होते तो आप पुलिस का रक्ष, आप एक पुलिस के सिपाही होते हैं। जैसे आप घर आते हैं तो एक पिता भी होते हैं, आप एक पति भी होते हैं, उनके लिए काम, बच्चों के कपड़े अगर उधड़ रखा है कल ड्रेस, तो उसको ड्रेस सिलेगा, उसके बाद उसको प्रेस करेगा, बच्चे को तैयार करने के लिए, उसके लिए टिफिन बनाएगा, उसके लिए ये। तो आप एक साथ कई टास्क को कॉम्बिनेशन में आप फ्लेक्सिबिलिटी में आप टास्क को अंजाम देते हैं। ये आपकी संकल्पना ने आपको डेवलप किया। ये सारी चीजें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्बिनेशन बनाना, अननोन डोमेन में भी संकल्पना के आधार पर बिल्कुल वो बिल्कुल एक ऑर्डर पे काम करना, और स्ट्रेंजर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इससे पहले मैं ये कहता हूं कि मैंने जब आपको कहा कि चाहे ईश्वर है, चाहे ये सारी चीजें जो भगवानों की कल्पना है, धर्मों की कल्पना है, ये सब संकल्पना है, संकल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं और ये सारी चीजें मिथ है, मिथक है? अब मिथक तो उनको बोलते हैं, लेकिन क्या इनको नहीं पढ़ा जाना चाहिए या इनका कोई मतलब नहीं है? नहीं, इनका बहुत मतलब है। आप इन किताबों से ये तो नहीं जान पाओगे सच क्या है, लेकिन इन किताबों से ये पता लग जाता है कि झूठ क्या है। तो हर धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, मैं कहता हूं जो प्रोग्रेसिव है उनको तो बहुत जरूरी है। आपके तर्क वहीं से डेवलप होंगे, आप वही से जान पाओगे कि सच क्या है, वो झूठ क्या है। और जो झूठ आप लगातार परत दर परत अगर झूठ खोलते जाओगे तो अंततः आप प्रति प्रति स्टेप, प्रति पर्दा हटाते हुए आप सच के नजदीक जाते। और सत्य क्या है? सत्य एक बहुत ही निजी यात्रा है। सत्य को कोई संप्रेषित नहीं कर सकता। सत्य आपका अपना अनुभव, वो किसी भी संप्रेषण के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। जैसे जो सपोज बड़े धार्मिक मठाधीश बोलते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान को ऐसा करो, या ईश्वर है ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। क्या उन्होंने देखा है? क्या उन्होंने अनुभव किया है?
और अनुभव क्या है, तो वो इस तरह से अनुभव है कि 4 लोग जिन्होंने कभी फॉर एग्जांपल चीनी नहीं चखी, अनुभव नहीं किया है, एक को चीनी मिल जाती है। अब उसने कहीं चीनी खाई, अब वो अपने दोस्तों से बोले कि भाई वो मैंने आज एक ऐसी चीज खाई, उसको चारों को मीठे का कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे बताएगा? संप्रेषण के किस माध्यम से अपने साथियों को वो सेटिस्फाई करेगा कि वो ऐसा था, उसका स्वाद ऐसा था? नहीं कर सकता जब तक सत्य को समझने के लिए दो की जरूरत पड़ती है, एक जो बोल रहा है, दूसरा जो समझ रहा है, उसको समझना भी पड़ेगा। तो जब आपने ही केवल एक ही ने चीनी खाई और 3 अनभिज्ञ है मीठे से, तो उनको आप समझा ही नहीं सकते। ऐसा हुआ कि एक अरब का एक शेख इंडिया आया और यहाँ आम होते हैं, लोगों ने उसको आम खिलाए, उसको बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी आम। अब वो अरब वापस गया, उसके बाद लगातार बोले भाई वहां एक ऐसा फल होता है, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना, रोज उसी का गुणगान गाते। किसी ने बोला यार बताओ तुम कैसा होता है, जरा बता ही दो आज। उसने कहा बहुत टेस्टी होता है। कैसे होता है? उसने कुछ सोचा, उसने कहा ऐसा करो कि एक कटोरी में चीनी घोल के लाओ तो पानी में, वो पानी में चीनी घोल के लाए। शेख जी ने अपनी दाढ़ी उसमें डुबाई और उनको उनको चुसाए, बोलो इसको चूसो, ऐसा होता हुआ। तो आम का टेस्ट तो वो दे नहीं सकता था, तो उसकी दाढ़ी। तो आप जितने भी लोग, जितने भी धर्म गुरु, जितने भी प्रवचन देने वाले, जितने भी ईश्वर की व्याख्या करने वाले शास्त्र जितने भी है, सब के सब अगर किसी को मिल भी गया हो, किसी ने स्वाद चखा भी होगा, तो ये सब के सब दाढ़ी चुसा रहे हैं आपसे, क्योंकि आम खानी तो आपकी अपनी अंतर यात्रा है। अगर ये अन्वेषण का विषय है, ये साइंस है, ये साइंटिफिक टेम्पर है, इसका अनुभव करना, यह अंतर की यात्रा, जो अंदर की यात्रा है, ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है। ये आपके नितांत अकेली यात्रा है, ये आपके परिवार की यात्रा भी नहीं, मियाँ बीवी की यात्रा नहीं है, ये आपकी अब की अंदर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। ये किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती, उसका स्वाद दूसरे के साथ अनुभव नहीं किया जा सकता, ये अकेली यात्रा है। तो इन चीजों के ये आज, लेकिन लोग ऐसे बात जानते क्यों नहीं? जब आप पैदा नहीं हुए उससे पहले आपका धर्म तय हो गया, आपके ईश्वर तय हो गए, आपके दुश्मन तय हो गए कि मुसलमान आपके दुश्मन है, या हिंदू बोलेगा तो कि मुसलमान बोलेगा हिंदू आप मुसलमान बोलेगा हिंदू आपके दुश्मन है। ये सारे परिवार से, सबसे पहले परिवार से आपको सिखा दिया, फिर आपके नाते रिश्तेदार। इस घटाटोप में, इस झूठ में धंसाने के लिए दो संस्थाएं ये होगी। जब आप स्कूल में जाते हैं तो तीसरी संस्था, आपके स्कूल की किताबें चौथी संस्था, आपके गुरुजी पांचवी संस्था, और पूरा इथोस, फिर आपकी पॉलिटिक्स सीनरियो, पूरा का पूरा आप इस झूठ के गुब्बारे में धंसने और उसको मानने। आपको कभी ये सपने में भी नहीं आता दिमाग में कि हम ये सोचें कि ऐसा होता क्यों। आपका लॉजिक मर गया है, मान्यताएं। आप मानना जब से शुरू कर देते हैं तो जानने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जानने की प्रक्रिया का दुश्मन है मानना, चाहे स्थापित मान्यताएं क्यों ना हो, उन पे भी प्रश्न उठाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप किसी चीज को आंख मूंद कर मान लेते हैं, आप जानने की प्रक्रिया को खत्म कर देते हैं। अपने साथ, प्रकृति के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। प्रकृति ने आपको ब्रेन दिया है, आपको लॉजिक दिया है, आपको समझाने के लिए दिया है, आपको समझने के लिए दिया है, आपको कुरेदने के लिए दिया, रिसर्च के लिए दिया। आप दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सीधा मान रहे हैं, तो आप अन्याय कर रहे हैं उस कटा के खिलाफ भी, जिसने आपको सोचने के लिए बोला। लेकिन ये जो घटाटूप है, इसके लिए दुनिया भर की संस्थाएं, मैंने कहा, इनसे बाहर निकलने के लिए एक भी संस्था नहीं। किसी ने प्रश्न किया था सत्य क्या है? सत्य जो कुछ भी है वो आपकी अंतर की यात्रा है। आपको केवल दूसरा ये बता सकता है कि झूठ क्या है। सत्य का अन्वेषण आपकी अपनी यात्रा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप इस घटाटोप से ये मानने और जानने और ये मानने की प्रक्रिया से आप जब बाहर आने के लिए कोई भी तंत्र मौजूद नहीं। ये आप पे अपने विवेक से, इससे जो ये गुब्बारा है, इसको फाड़ कर बाहर आने का आप
अच्छी किताबें पढ़ के, समझदारी विकसित करके, अपना लॉजिक लगा के कि ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें करके तभी आप बाहर आ सकते हैं। अब विज्ञान के ये तो खैर सही है, जो विज्ञान की उपलब्धियां हैं, दुनिया की वार्स में जो युद्धों में जो बदलाव आया है, या शांति में जो बदलाव, युद्ध और शांति, आपको पता है कि विज्ञान ने न केवल युद्ध स्थापित किए बल्कि शांति भी स्थापित की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने, संकल्पना ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद जो यूएन की संकल्पना की गई, यूएन की संकल्पना की गई, उसके बाद फिर एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस की कल्पना का सूत्रपात हुआ, और वो काफी हद तक बहुत सारे देशों में शांति ले आई। पहली बार हिस्ट्री में हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री में, कि किसी देश की 2-3 पीढ़ियां बिना युद्ध देखे ही मर गई हो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप के कई देशों ने युद्ध ही नहीं देखे, उनके बच्चों ने युद्ध ही नहीं देखे, कई राष्ट्रों में युद्ध नहीं देखे, ये पहली बार हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। विज्ञान ने ही ऐसा किया है कि अब भुखमरी से ज्यादा ओबेसिटी से, अति खाने से, ओवर ईटिंग से मर रहे हैं लोग। अब भूख से ज्यादा लोग शुगर से मर रहे हैं, अति खाने से मर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। भारत 33 साल के करीब थी भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जब मतलब औसत आयु भारत की 32 साल थी जब भारत स्वतंत्र हुआ। आज 68-69 साल हो गई। मोर्टेलिटी में ड्रास्टिक आया है, भुखमरी में ड्रास्टिक चेंज आया है, माल न्यूट्रिशन में चेंज आया है, और अब तो संकल्पनाएं इमोर्टेलिटी की तरफ भी जाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जानने की प्रक्रिया का दुश्मन है मानना, बिल्कुल। अब अगर आप कहते हो, बस ज्यादा तो नहीं, मेरे को बीच में मुझे रश्मि जी मुझे टोक भी सकते हैं अगर ज्यादा हो गया तो। स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया, स्मॉल पॉक्स को दुनिया से नेस्त नाबूद कर। कॉलरा, जिससे कि पूरा गांव के गांव खत्म हो जाते थे, वाल्डेमर मॉर्डेकाई हॉफकिन ने इसका टीका बनाया, प्लेग का टीका भी उसी ने बनाया। आप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब दुनिया में पाप और पाप करने वाले बढ़ जाते हैं, तब तक मैं पापियों को दमन करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए, अच्छे लोगों की मदद करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए मैं आता हूं। तो आप एक बात बताइए, कृष्ण ने कंस को मारा, राक्षसों को मारा, लेकिन क्या पाप खत्म हो गए? लेकिन आप कृष्ण के आज भी पूजा करते हैं, अच्छी बात। आप राम की पूजा करते हैं कि राम ने अवतार लिया और बुराई को खत्म करने के लिए। राम चले गए, बुराई तो नहीं गई, लेकिन आप उनकी पूजा करते हैं मान्यताओं में। ठीक है, आप कृतज्ञ हैं, आपने बात के अर्थों में बात डिस्टॉर्टेड हो गया, फिर भगवान बन गए, लेकिन आप कृतज्ञता। लेकिन कोई जानता है कि स्मॉल पॉक्स जैसे, जिसने विश्व में सबसे ज्यादा लोग मारे, कॉलरा ने मारे, प्लेग ने मारे, उनके टीका लाकर उनका निराकरण, विश्व से समूल नष्ट करने वाला उस बुराई को कौन था? एडवर्ड जेनर का नाम भी सुना है आपने? उसका मंदिर तो छोड़िए, मंदिर बन गए हैं हैजा की देवी के, मंदिर बन गए हैं प्लेग की देवी के, लेकिन जिन्होंने प्लेग हटाया, जिन्होंने चेचक हटाया, शीतला माता का मंदिर, शीतला माता मतलब प्लेग, वो स्मॉल पॉक्स, चेचक, उसके तो मंदिर बन गए, लेकिन जिसने बेचारे हटाया उसका नाम भी नहीं जानते। वैज्ञानिक ये चाहता भी नहीं है कि मेरे को पूजा जाए, लेकिन वैज्ञानिकता अगर आप में लॉजिक है तो कृतज्ञता का कहीं ना कहीं तो वो होना चाहिए कि भाई एडवर्ड जेनर ने किया, भाई
आज भी आप शीतला माता के मंदिर में श्रीनगर में होली के बाद पहले दूसरे तीसरे चौथे सोमवार तक लोग शीतला के पूजा करते हैं, क्योंकि चेचक न हो, हमको हैजा न हो। हमारे पहाड़ों में बैसाख के महीने में वो सारू सारते हैं, एक बहुत बड़ा जैसे भूत जैसा भगा रहे, एक बड़ा उपक्रम करते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि उससे हैजा भागती है, क्योंकि कुछ और संसाधन नहीं थे। तो फ्रस्ट्रेशन में ये डिफेंस मैकेनिज्म था, यही कॉग्निटिव, किसी ने बोल दिया कि इस तरह से भागेगी, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए ये कर दिया। लेकिन जो साइंस ने किया है, उसको उसके प्रति कृतज्ञता ही कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देती है समाज में, और यही हो रहा है। कोविड पैंडेमिक में ही देख लो आप, विज्ञान का, वैज्ञानिकता का देखो कि अब पहली बार ये तो समाजों ने माना है, पहले जो भी पैंडेमिक नया आता था, जो भी महामारी आती थी, मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती थी। ये पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में कि कोई पैंडेमिक आया और मंदिरों पे, मस्जिदों पे ताले लगे। ये देखा जाए समाजों का विश्वास है लेबोरेटरीज की तरफ। लोगों ने मंदिरों के बजाय लेबोरेटरीज की तरफ देखना शुरू किया, और इतनी जल्दी देखो, अब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि पहले सालों लग जाते थे स्पेनिश फ्लू को फैलने में, 2-3 साल लगे पूरे विश्व में फैलने में, लेकिन ये तो 1 महीने के अंदर फैल गया सब जगह कोविड, क्योंकि हमारा संचार तंत्र इतना डेवलप हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर कनेक्शन कनेक्टिविटी इतना डेवलप हो गई। लेकिन दूसरी बात ये भी तो हुआ कि एक ही महीने के अंदर डायग्नोसिस भी हो गया कि किससे हो रहा है ये, और रिलीजियस सेंटर्स में नहीं गए लोगों ने वैक्सीन पे, और दावे हो गए 2 महीने के अंदर अंदर दावे हो गए 1 साल के अंदर वैक्सीन आ जाएगी, और आज वैक्सीन है। तो विज्ञान में आस्था से टोटा नहीं होता है, विज्ञान में आस्था से अगर नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को बढ़ाने की, पनपाने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप बेतहाशा भीड़ लेके आप कांवड़ मेले में 1.5-2 करोड़ का पागल हो जाएं। यात्रा मार्गों पे अटे पड़े हैं, यात्रा मार्ग बद्री केदार के नाम पे, ये सब ठीक है भाई, आप पर्यटन एक दूसरी बात है, लेकिन आस्था के सेंटर्स वहां मत ढूंढिए, वो तो कहीं अंदर है। अपने अंदर के आस्था के सेंटर ढूंढिए तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक बात और भी, मैं तो इस बहस को भी बेमानी मानता हूं कि ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर अगर है तो आज से तो है नहीं, सृष्टि से पहले से है, और आपके बावजूद भी है। तो आपके मानने न मानने से न तो उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला, और न उसके क्रियाकलापों से आपके प्रति चेंज होने वाले। जो जितना गिवन आपके पास सिस्टम है, जितना लिमिटेशन आपके, आप उसमें सही करते रहिए, वही ईश्वरता है। आप जो लॉजिक लगाते रहिए वैज्ञानिक लोगों की बेहतरी के लिए, आप उनके लिए वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाते हुए, वैज्ञानिक का कि भैया अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये गलत है, ये फलाना है, ये फलाने धर्म का है, ये फलाने जात का है, इसको काटो, इसको मारो, इसके खिलाफ खड़े हो, और आप बोले इसका कोई लॉजिक नहीं, इसको भी उसी ने बनाया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुसलमान की अगर मुसलमानों का अल्लाह अलग होता और हिंदुओं का भगवान अलग होता, गॉड अलग होता और अलग होते, तो वो अपने लोगों के लिए अलग अलग सूरज बनाते ना यार, अलग अलग चांद बनाते, अलग अलग दुनिया ही बनाते। सूरज तो एक ही बना है, चांद तो एक ही बना है, दुनिया भी एक ही बनी है। अच्छा एक बात और है कि जो आपके मानने वाले हैं वो वैसे ही व्यवहार है उनका, उनकी बॉडी वही है, उनकी बॉडी की पूरी कार्यविधि वही है, उनकी पूरी बायोलॉजी वही है। तो अगर इसमें 2 बातें, अगर वो अलग अलग हैं तो भी उनमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है, भगवान में, अल्लाह में और ईश्वर गॉड में, सब में, जो उन्होंने मिलकर एक एक चीज बनाई, एक ही तरह की चीजें बनाई, या फिर एक ही है। और एक तीसरी बात भी हो सकती है कि ये इंस्टॉल्ड स्वयंभू हो रहा हो और कोई हो ही ना ईश्वर हो, ना गॉड हो, ना अल्लाह हो, और जुलाहों में लठम लट चल रही है, न रुई न कपास, बल जुलाहों में लठम लट। तो ये सारी चीजें हैं
ये अब बहुत लंबा हो गया है। अच्छा, ये बड़ी बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो है आपको अनसाइंटिफिक इथॉस को प्रमोट करते हैं, साइंस को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आपको हमको जागना होगा, ऐसे संस्थान विकसित करने होंगे, ऐसे चिंतन के ऐसे ग्रुप विकसित करने पड़ेंगे, ऐसे आपको स्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे कि आपकी पूरे जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत ज्यादा है। वैज्ञानिक में होना तो चाहिए, नहीं भी है तो वो अपने लैब में करेगा, वो इतना नुकसान नहीं। समाजों में जब तक, सरकारों में जब तक, समाजों में जब तक इस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, तब तक जिंगोइज्म, आप आत्ममुग्धता, अपने धर्म के प्रति, हमारा धर्म सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति सबसे बड़ी, और मेरी रेस सबसे बड़ी, रेसिज्म है, फेथ है और विश्वास के स्ट्रगल्स जो है, ये सब तब तक बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी जरूरत है, भक्ति के समान है। और जब तक ऐसा होता रहे, तो विज्ञान में भी आप देख रहे हैं, मैंने कह दिया कि विज्ञान में भी अवैज्ञानिकता बहुत है। और आप देखिए कि इसरो में भी पहले वो श्रीफल फोड़ के अर्थ मंगल की दशा देके मंगलयान को भेजा जा रहा है। तो ये तो हमारी अवैज्ञानिकता की अति है। मतलब ये कई चीजें हैं कि मैं धन्यवाद, मैं बहुत ज्यादा शायद मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको शायद पसंद आया। आप कोई प्रश्न उत्तर है तो बताइए, है ना? हाँ, आप नहीं, बहुत मैं इसको बहुत दिलचस्पी के साथ सारे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपके कोई एक आध पॉइंट रह गए हैं तो आप पूरे कर सकते हैं। बस मैं आपके साथ ज्वाइन कर लिया मैंने सुनने के लिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अब उस पर कभी दूसरे दिन बोलेंगे, अब ज्यादा भी हो गया, मैं थक भी गए, हाँ, नहीं ना, है ना? थक भी गए फिर होंगे। दूसरा चैप्टर तो खुल जाएगा। आपके पास अगर तब तक आप पानी पीजिए, तो मैं एक दो टिप्पणियां वैसी पढ़ लूं, उसके बाद मैं आप तक सवाल लाती हूँ। हाँ, आप पानी बिल्कुल पीजिए तब तक। कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे। दरअसल आज फेसबुक पेज में हम रोज डालते नहीं थे, आज डाल दिया, तो कुछ उधर जुड़े हैं, कुछ इधर जुड़े हैं। शिवी जी हैं, अजय जी, योगेंद्र आहूजा, हरिमोहन शर्मा जी, सबके लगातार कमेंट आते रहे हैं। सदना मोहन आंटी के कि विस्तार से वैज्ञानिकता को विवेचित किया, धन्यवाद। रक्षा गीता जी तो लगातार कमेंट कर रही हैं कि बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक रहा। और अम्बरीश त्रिपाठी, शिवी, रक्षा गीता और तमाम लोगों को ये बात बहुत ज्यादा भाई कि अगर हम मानने लगते हैं तो हम जानने से दूर चले जाते हैं, और मानना एक तरह से अपने साथ और प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ईश्वर की बात पे रक्षा गीता जी लिखती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ईश्वर और कुछ नहीं, एक डरे हुए व्यक्ति की कल्पना है। कंचन रॉय कहती है कि आई सपोज फ्रोजन माइंड इज प्रॉब्लम, अदरवाइज सो कॉल्ड संकल्पना इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी। तो जगदीश भट्ट जी कहते हैं डॉक्टर, ये कंचन राय की बात पे आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए जी। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि संकल्पना के बगैर तो आधुनिकता तो चल ही नहीं सकती ना, मानव समाज आज तो चल ही नहीं सकता। उसके लिए सरकार जरूरी है। मैं सुनाई दे रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है, और आपका राष्ट्र भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो ये संकल्पना के बगैर तो होता नहीं। तो खैर, संकल्पना का रेशनल उपयोग करना, संकल्पना भाई दोनों चीजें है ना। संकल्पना मानवता की जरूरत भी है, और संकल्पना का गलत उपयोग और संकल्पना में बहकर सही और गलत ना समझना, ये तो दूसरी बात होगी ना। फिर तो ये तो विध्वंसक बात हुई है जी। तो योग माया सैनी जी हैं, महेश पुनेठा जी लगातार कमेंट कर रहे थे कि इस वाली वार्ता को पूरा अधिक से अधिक फैलाना चाहिए। वैसे तो नवीन नथानी जी और कई लोग जुड़े हुए, वो इधर उस फेसबुक में है। तो और प्रेम विज्ञान की बहुत रोचक प्रस्तुति लगी शिवी को और बहुतों को। अभी हम प्रेमचंद बंसल के सवाल से शुरू करते हैं, अगर आपका गला आराम पा चुका है तो। हाँ बिल्कुल। इन्होंने एक क्वेश्चन लिखी है आपकी बातों के अनुसार कंचन रॉय ने कि इनोसेंस प्लस इग्नोरेंस प्लस लैक ऑफ एजुकेशन इक्वल टू बर्थ ऑफ ओल्ड देवता कि ये तो खैर आपके इट इज नॉट ऑलवेज दैट। इनोसेंस से तो मान्यता मिली,
लेकिन उनकी स्थापना तो शूड ब्रेन की देन है। बिल्कुल सही। हाँ, श्रूड ब्रेन की देन है, और उसका जो इतना ज्यादा वो फैलाया जा रहा है, वो भी उसी की वजह से जो इतना विकास होता चला गया। योगमाया सैनी को कविता भी भाई थी बहुत अच्छे से। और इसके बाद अभी हम और अमिता प्रकाश ने इन तीनों किताबों की, और खास तौर से 21वीं सेंचुरी वाली की बहुत ज्यादा तारीफ की। अब हम प्रेमचंद बंसल के सवाल के साथ आते हैं। आपके गले को आराम मिलने का इंतजार हो रहा था कि 5 अरब साल पूर्व पृथ्वी बनी, और 3.2 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। पहले एक कोशिकीय जीव, फिर जटिल प्राणी बने। प्राणियों में चेतना या तर्क बुद्धि का, आत्मबोध का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ? वैसे तो आपकी बातचीत में ये बात आई थी, बट फिर भी इसको जवाब के रूप में भी कह दीजिए। नहीं, मैं ये तो एक, देखो जी, ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। मैंने तो सिविलाइजेशन की बात करी। मेरा मुख्य पॉइंट वो था, ये इस पे लोगों ने बहुत काम किया है, और ये इसमें बायोलॉजिस्ट और इसमें बायोलॉजिस्ट का, जीव विज्ञानियों का, इसमें जंतु विज्ञानियों का बड़ा काम है। मेरा ये विषय भी नहीं है, और मैं तो उस प्रक्रिया में जब मानव इवॉल्व हुआ, उसके बाद सिविलाइजेशन के स्टेप क्या है, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उनकी विवेचना कर रहा था। तो ये हमारा विषय भी नहीं था, और इसमें मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है भी कि बुद्धि कैसे प्रादुर्भाव हुई, और ये चीजें, ये एक प्रोसेस है। ये किसी जीव विज्ञानी का सवाल इसका जवाब दे सकता है, और उसमें भी लोगों ने काम किया है, बहुत काम किया है। ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, धीरे धीरे ब्रेन ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन जो हमने देखा था, जब हम इंटर में पढ़ते थे, तो सबसे पहले ब्रेन और जो नर्व रिंग थी, वो हमने केंचुए की अलग करी थी, अर्थवर्म की। तो ये ब्रेन का वहां से सीधे शुरू होने लगा। उसके बाद विकसित ब्रेन होते गए। पर ये असल में मुद्दा ये नहीं है कि विज्ञान में कौन सी चीजें कहाँ कैसे डेवलप, मुद्दा ये है कि सिविलाइजेशन की प्रोसेस में जो आज के हर्डल है, वो कौन कौन से सोपान पे उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका उद्गम हुआ, और वो आज क्या क्या हर्डल कर रहे हैं, और उनसे कैसे निजात पाया जाए, इस पे बात है। योगेंद्र आहूजा का सवाल है कि क्या इंसान की सारी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के उत्तर विज्ञान के पास हैं? बहुत से वैज्ञानिक धार्मिक रहे हैं, जिनमें न्यूटन जैसे बड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें बहुत से सवालों के उत्तर विज्ञान में नहीं मिले? क्या वैज्ञानिक चेतना और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी हैं? ये बात अगर मेरी बात आप शुरू में सुनी होगी आपने, तो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म ये है कि जो कर्ता, रहस्यमय जो करता है, उसके रहस्यों को अनफोल्ड करना, लगातार उसको परत दर परत उससे अंदर जाना। और विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के रहस्यों का परत दर परत उनका पर्दाफाश करना। तो असल में जो सही अर्थों में जो भक्ति है, वो विज्ञान के, मैंने तो ये वो प्लैंक का और उनका मैंने वो भी दिया, वक्तव्य भी दिया था कि एक फॉर्मूला इजाद करना, प्रकृति के रहस्य का एक पर्दा हटाना, वास्तव में ईश्वर भक्ति का एक निनाद है, एक श्लोक है। वही सही अर्थों में ईश्वर को समर्पित एक मंत्र है। और दूसरी बात, आप विज्ञान, और जब जिस विज्ञान की मैं बात करता हूं, उसमें और चीजों का कोई मतलब नहीं है। फिर इसको आप विज्ञान बोलो, इसको आध्यात्मिकता बोलो, इसको ज्ञान पिपासा बोलिए। सीधी सीधी बात यह है कि सारे रहस्यों का जानना, रहस्यों को प्राप्त करने के मीन्स, टूल्स जितने भी रहस्य अगर है, तो उनको जानने की प्रक्रिया के में आगे बढ़ना, वही विज्ञान। अब वो टूल्स आपकी, मेथोडोलॉजी आपकी, आप कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक रास्ते में खतरा यह है कि आप फ्रोजन इन टाइम है। आप जब आध्यात्म और जब भक्ति और उसमें जाते हैं, तो आप पुराना से पुराना ढूंढते हैं। जो जितना प्राचीन शिव मंदिर, मतलब सबसे ज्यादा सत्य वो होगा जो सबसे प्राचीन है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है। और विज्ञान में आप देखते हैं कि 2022 का पेपर नहीं है, 2021 का, थोड़ा पुराना है। विज्ञान में सतत नवीनीकरण, सतत रहस्यों के पर्दों को फाड़ने की प्रक्रिया है विज्ञान एक जीवंत चीज है। और ये जो बाकी चीजें, जो धार्मिक आडंबर और जो
जो भक्ति और ये सारी चीजें हैं, ये एक जड़ चीज है। आप इसमें एक हट से के साथ रहते हैं, एक जिद के साथ रहते हैं कि इसमें चेंज न किया जाए। आप आध्यात्मिकता, आपके सारे रहन सहन प्रक्रिया में, खाने की प्रक्रिया में, रहने की प्रक्रिया में, आपके कपड़ों में, आपके सारी चीजों में चेंज आ गया, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके ईश्वर में चेंज आए। आपके धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ हो, जो सबसे पुरानी है, जो जिसमें विष्णु और शिव की लड़ाई है, उस ग्रंथ में कोई चेंज ना हो, उसी की बात को सत्य माना जाए, उसके आगे उसमें रिसर्च करने की इजाजत नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी कॉल सो कॉल्ड रिलीजियोसिटी एंड साइंटिफिक पेपर, ये कहना चाहता हूं। तो रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी एक ही बात है क्या? रिलीजियसिटी नहीं बोला मैं विज्ञान साइंटिफिक टेम्पर और रिलीजियोसिटी में अंतर मैंने। जी ठीक है। तो उनका एक सवाल का एक हिस्सा ये रह गया कि जो न्यूटन जैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं, तो ये क्यों ये धार्मिक भी रहते हैं? बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक न्यूटनी क्यों बोल रहे हैं? न्यूटनी, अरे भाई एक बात बताइए, किसी भी कोई भी व्यक्ति का अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है तो वो भगवान थोड़ी है, वो उसका भी व्यक्तित्व की कमजोरी है, उसके कमजोर पहलू है उसके। होता यह है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे रमन होंगे, रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक है, तो बहुत बड़ा सब कुछ मानव भी सबसे बढ़िया होगा, वो सबसे बड़ा विश्व का सबसे ज्यादा ज्ञाता होगा। जो चीज उसकी मान्यता है, जो जहां उसकी कमजोरियां हैं वो भी उसकी खूबियां है, ऐसा नहीं होता। आदमी को उसके कृतित्व पे, उसके क्रियाकलापों पे परखिए, उसको टोटली समग्रता में उसकी समालोचना करना जरूरी है। केवल वो पक्ष पकड़िए जो जिसने समाज को कंट्रीब्यूट किया है। तो आप उसकी भी स्टीफन हॉकिंग की भी तो बात कीजिए, जिसने कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं। जो आप प्रोफेसर यशपाल की भी बात कीजिए, जो कहते थे कि जो ज्योतिष है या ये इस तरह की चीजें, वो ऐसी ज्योतिष ऐसी बंद घड़ी है जो 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती। जी तो ये जी धन्यवाद। मैं इसलिए भी हंस रही हूँ कि आपने जो बात बोलनी चाहिए वो आपके खुद ही एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति से भी जाहिर हुई। क्योंकि कई बार तो ये रीजन आपने बताया कि भाई वैज्ञानिक भी तो अपने आप में एक अपूर्ण है, मनुष्य है, तो वो रैशनैलिटी के परफेक्शन में तो पहुंच मेरे कहने का मतलब, मैं यहाँ पे ये भी विनम्र निवेदन, हर वैज्ञानिक का मेरा भी कमजोर पहलू जी मैं समझ, वो जो क्या कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी में काम कर रहा है वैज्ञानिक, वो सबसे पहले अपने बच्चे को जो एग्जाम देने से पहले हनुमान जी के मंदिर में माथा टिकवाता है। ये भी कमजोरी है फिजिक्स में। जो अल्ट्रा फिजिक्स, बिल्कुल जो बहुत ही एडवांस फिजिक्स में काम कर रहा है, उसका भी ये कमजोर पक्ष है। लेकिन वैज्ञानिकों को चाहिए, इस समाज में वैज्ञानिकता के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इस कमजोर पक्ष की फोटोग्राफी ना कराइए, उसको टीवी पे, उसको फेसबुक पे न डलवाइए कि आप आज पूजा हो रही है, आप ये कर रहा है। इससे समाज, आप तो जानते हैं कि इसको कहां तक रोकना है। हो सकता है आप उस कमजोरी में फंस गए हो, उससे बाहर नहीं आ सकते, लेकिन दूसरों को फंसने से रोकिए। जी मेरा बाकी सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग सवाल पूछना जारी रखें। थोड़ी देर और इसमें 10-12 मिनट तो इस सेशन को चलाना ही चाहते हैं, मगर आप सवाल पूछेंगे तो हम बात लेंगे। मैं ये कहना चाह रही थी कि एक पक्ष पे तो आपने ध्यान दिया कि वैज्ञानिक, और सबसे बड़ी बात है कि हम एक समानता मूलक, एक समावेशी, एक सामुदायिक समाज में तो रह नहीं रहे। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझने के लिए अकेले छोड़ दिए गए हैं, तो वैज्ञानिकों के भी कभी कमजोर पड़ेंगे और एक मनोवैज्ञानिक सहारे के लिए किसी तरफ देख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाह रही थी कि ईश्वर को मुहावरे की तरह तो वैसे भी यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर सती ने अभी कहा कि कोई न्यूटन भगवान थोड़ी था जो भगवान को नहीं मानेगा। उनका मतलब, अब यहाँ पे भगवान का मतलब है कि जिसकी वैज्ञानिकता चरम पे पहुंच गई हो। तो चरम के लिए या परफेक्शन के लिए भी मुहावरे में भी ईश्वर का यूज होता है। कंचन राय आपसे ये जो सवाल कर रही हैं, ये दुनिया जी आप कुछ कहना चाहते हैं मेरी बात पे तो बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कभी ये डिनाइल कभी नहीं किया कि ईश्वर है कि नहीं, मैं उस लड़ाई में जाता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है
जी वो जो है वो हमारे बावजूद है, हमारे बगैर भी है और हमारे बावजूद भी है, और हमसे पहले भी था, हमसे बाद भी होगा। जी हमारे जी मानने न मानने की प्रक्रिया में ना तो उसका हमारे प्रति कोई दृष्टिकोण बदलने वाला और ना हमारी जीवन शैली में कोई अंतर है। जी जी बिल्कुल। हाँ, कंचन जी का जो सवाल है ये व्यवहारिक जगत से जुड़ा हुआ है और थोड़ी सी बात व्यवहारिकता पे हो भी जानी चाहिए। तो वो पूछ रही है, जस्ट वांट टू नो हाउ यू फेस द हेट्रेड। आई गेस यू मस्ट फेसिंग फ्रॉम सोसाइटी इफ यू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दिस वेरी प्रोवोकेटिव सब्जेक्ट इन इंडिया स्पेशली नाउअडेज। तो उनको लगता है कि ईश्वर के अभी बारे तभी में तो कुछ भी अभी कहने तो में दिक्कत आ अभी जाती है। अभी तो कंचन कंचन जी, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और जी अपने आप से अपने आप के जो अपने अंदर की जड़ता के कारण जो आपके अंदर है, हम भी तो इसी हम्म इसी सिस्टम से पोषित हुए हैं। हम कैसे इवॉल्व हुए? मैंने 20 25 30 साल पहले, आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं उस पर 99% उस पर खड़ा हूँ। हो सकता है एक आध परसेंट बहुत कमजोर क्षणों में मैं इधर उधर हूँ, लेकिन मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैं इवॉल्व हुआ हूँ। मैंने अपने जो वक्तव्य है अपने जिंदगी के कृतित्व से तराशा है उसको। मैं जी इससे अलग नहीं हूं। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम उसको मानते हैं नहीं मानते इस किसी भी क्षण में, तब जाके ये बात आएगी। दूसरी बात ये है, मैंने कहा कि संस्थाएं मौजूद नहीं, इनमें धंसने के लिए तो हर तरह तो कुएं ही कुएं हैं। इस जड़ता में तो धंसने के लिए तो कुएं ही कुएं हैं। इनसे बाहर आने के लिए आपके पास एक भी संस्था मौजूद है, तो संस्थाओं का बिल्कुल। निर्माण करना हो, इस तरह की जी एक्टिविटीज करनी होंगी जैसे आपने उठाया। इस तरह बहुत के वक्तव्यों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, है ना। हम्म। तो रेखा वर्मा जी ने तो एक एग्जाम्पल दिया कि विज्ञान का आविष्कार से गाड़ियां होती हैं और वो शोरूम से निकलते ही सबसे पहले मंदिर में ले जाकर खड़ी कर दी जाती हैं। ये बात तो सही तो बात इसका सही और बात है। इसका हाँ, और इसका जवाब डॉक्टर सती ने अभी दिया ही है कि दरअसल राफेल राफेल पे मैंने कहा, राफेल देश की रक्षा के लिए आ रहा है, और राफेल की रक्षा के लिए उसपे वो क्या कहते हैं, कागजी नींबू और मिर्ची मिर्ची लग है। नहीं मैं हाँ, जैसे जो आपने अभी बोला कि चारों तरफ तो कुएं कुएं, जिसे आप ये कह रहे थे कि अभी शुरू में भी आप जब बता रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे चारों तरफ गुब्बारे गुब्बारे हैं झूठ के, जिसमें हम गुब्बारे गुब्बारे हैं झूठ के, जिसमें हमें धंसाने के लिए परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, राजनीति, धर्म, तमाम संस्थाएं 24 घंटे इस बात पे लगी हुई हैं। और उस गुब्बारे से बाहर हमें सिर्फ वैज्ञानिक बोध निकाल सकता है हमारा तर्क, हमारा विवेक, जो किताबें पढ़ पढ़ के और तर्क संगत बातें सुन के ही आएगा। ये सब व्याख्यान में बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छे से उन्होंने रखी। और रेखा वर्मा जी के इस सवाल का उनका यही जवाब है कि हम परिवहन व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, हम गाड़ियों की, पहाड़ों में जो गाड़ी जाती है कितना उसके मतलब उसके जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उसकी कसौटियों को वो पार नहीं कर पाती है पर चल रही हैं। तो हम उसको नहीं सुधार सकते, बस हम ये कर सकते हैं कि उसमें कोई मंदिर का धागा बांध दें। तो वही बात उन्होंने कही भी कि हमें हमारे पास झूठ के इस गुब्बारे में धंसने के लिए तमाम दलदले हैं, लेकिन हमारे पास इनसे बाहर निकलने की संस्थाएं बहुत ही कम काम कर रही हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने कहा। अब मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और ले लूं मेरे कि हाँ मेरे एक दोस्त, मेरे इंटर के मेरा सखा भी इसमें मौजूद हैं, जगदीश भट्ट जी। उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ। बार बार वो कुछ कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि मतलब मैं हूँ यहाँ। हाँ जी। लिखा भी है उन्होंने अद्भुत ज्ञानवर्धन व्याख्यान। रक्षा गीता जी पूछ रही है कि सर विवेक और तर्क में आसान शब्दों में अंतर बता दीजिए। तर्क से विवेक विकसित होता है, तर्क से विवेक विकसित होता है। प्रश्न प्रश्न आना प्रश्न आना आप आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया का द्योतक है कि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न की शांति आपका विवेक विकसित करता है और बढ़ाता है। प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है तो आपका विवेक और बढ़ाता है। विवेक वो है जो आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर आपके पास तार्किक तौर पर है, तो वो विवेक है। मतलब आप ये प्रश्न कि यार ये दलित मेरे घर के अंदर कैसे घुस गया, इसका उत्तर आपके पास है कि यार वो भी मानव ही है, उसी प्रक्रिया से वो भी पैदा हुआ जिस प्रक्रिया से मैं। ये
इस प्रश्न का इस दलित ने मेरे घर के अंदर क्यों घुसा, इसका जवाब आ गया, वो विवेक डेवलप। तो तर्क तर्क की कसौटी पे जो प्रश्न, जो आपको जवाब मिलते हैं, उससे आपका विवेक आगे बढ़ता है। जी जी, धन्यवाद। वो भी बोल रही हैं रक्षा गीता जी, और रितु डिमरी जी बोल रही हैं कि ब्राह्मणों, पोप, इन सब की सत्ता के लिए ही ईश्वर पैदा हुआ है। जी, बात सही है। हरिमोहन, ब्राह्मण बोलो, उसको पंडित, मोमिन, पादरी, जो भी बोलो, सब एक ही चीज। हरिमोहन शर्मा सर कह रहे हैं कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में रहना बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो मतलब ये बात है कि परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता वैज्ञानिक बोध और तार्किकता में भी, लेकिन अगर हम एक मोशन में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, परिवर्तन पे भरोसा होना, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि हमारी गति, हमारी आंखें किस तरफ हैं। तो शायद वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे 5-7 मिनट बात करना चाहूंगी। हमारे पास जिज्ञासाएं तो और नहीं है, हालांकि हम अभी भी इंतजार करेंगे। मैं चाह रही थी कि क्योंकि आप एक्टिविस्ट भी हैं, तो मैं चाह रही थी कि अब कुछ बातें हम एकदम ठोस धरातल पे कर दें कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर्याप्त तो नहीं ही दिखता। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी, ऐसे लग रहा है कि जैसे गाड़ी बैक गियर पे चल रही हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई ठोस सुझाव आपके, कि किस, जैसे कि हमारे पास कोई संस्थाएं, हमारे पास तरीके नहीं है कि वैज्ञानिक, मतलब जो आपने कहा कि हमारे पास कोई ढांचा ही नहीं है जो हमें वैज्ञानिक बोध सिखा पाए, जबकि उसको जब संविधान के कर्तव्य की 10वें कर्तव्य के रूप में भी अगर उसको ले लिया गया है, तो इसका मतलब है कि एक आपके लिए, एक नागरिक होने के लिए भी लोकतंत्र का जरूरी है, उसका विकास होना। फिर हमने कोरोना में भी देखा कि अंततः तो इसी के माध्यम से हमारी रक्षा हुई है। तमाम महामारियां आती हैं और मनुष्य पाता है कि हमारी जो रक्षा हुई है वो विज्ञान के माध्यम से ही हुई है, और विज्ञान चाहे तो आज पूरी दुनिया को तहस नहस होने में मिनटों भी नहीं लगेंगे। ये सारी बातें पता होने के बाद भी क्या कारण है कि जो लोग ये सारी बातें समझते हैं वो उनके जीवन से वैज्ञानिक अवैज्ञानिकता बिल्कुल जा नहीं पा रही है, और ये वैज्ञानिकता हमारे पास लागू करने के लिए वैज्ञानिक बोध यानी साइंटिफिक टेम्पर हम क्या करें, मतलब अपने अपने स्तर पे। देखिए जी, ऐसा ये बात केवल 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 समाजों की इनोसेंस, समाजों की अज्ञानता तक सीमित होता तो बात इतनी खराब नहीं थी। इसका उपयोग किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है, सत्ताओं के संदर्भ में इसका यूज किया जा रहा है, ग्लोबल कंडीशन। तो अब ये डेलिबरेटली फैलाया जा रहा है, आपको अफीम देके डेलिबरेटली सुलाया जा रहा है, क्योंकि वो आपके सोने में किसी की जागृति छुपी हुई है, किसी का इवोल्यूशन छुपा हुआ है, विकास छुपा हुआ है। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए ऐसे संस्थान मौजूद। सबसे पहले जैसे आप अध्यापक हैं, आप बाहर मत जाइए, अध्यापक किसी भी समाज का निर्माण करता है। पहले हमारे अध्यापकों में ही अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फुट अगर बढ़ जाए तो छात्रों में आ जाए। हमारे सबसे पहली संस्थाओं का निर्माण तो हम करेंगे, हम अध्यापक हैं। हम लोगों के बीच में लोगों के बीच में, अपने अध्यापक साथियों के बीच में, अपने परिवार में, अपने सराउंडिंग में इस तरह के क्लब्स का निर्माण करें, या छात्रों के साथ क्लब का निर्माण करें, या अपनी सोसाइटी में क्लब का निर्माण करें कि जहां किताबें पढ़ ले। पहले तो पढ़े लोग सुनी सुनाई बातों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस पर न जाए। आज बहुत जरूरी हो गया है, तो किताबें पढ़ें, चीजों को समझें, उस पर तर्क करें, और फिर ये बात बोले मैं हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम किसी से हमारा कोई लेना देना, जो सच है हम वो कह रहे हैं। इस तरह के निर्माण करें, 1 से 2, 2 से 4। पहले तो इन चीजों को फैलाने वाले आपको कैडर तैयार करना पड़े। जब अंधविश्वास को फैलाने के लिए दुनिया भर का कैडर मौजूद है, सारे संप्रदाय हैं, सारे आश्रम हैं, सारे बाबाओं की मठाधीशी है। और होता क्या है कि विज्ञान, देखो उन्होंने, दे हैव यूज्ड साइंस ब्यूटीफुली फॉर देयर पर्पस। आप देखिए कि विज्ञान का एक चमत्कार है टीवी। उसको अंधकार फैलाने के लिए सबसे ज्यादा दमपटों ने उसको अंधकार फैलाने के लिए, वैज्ञानिकों ने नहीं फैलाया, उसको
बाबाओं ने जब से टीवी आया तब से कितने बाबा आ गए। जो कोई कह रहा है केले खाओ माया आ जाएगी, आजकल एक कह रहा है कि बिल्कुल शनिदेव की लगी हुई है, और वो उस पे सारे बाबाओं की जो उत्पत्ति है, बाबाओं का जो ये प्रचंड जो फैलाव आया है, ये टीवी के प्रसार के साथ आया है। इसको कहते हैं विज्ञान का फैलना और वैज्ञानिकता का न फैलना। ये उसमें जो साम्य का डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ये हुआ। विज्ञान तो खूब फल फूल रहा है, वैज्ञानिकता सिकुड़ रही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिकुड़ रहा है और विज्ञान फैल रहा है। तो तब इससे क्या होता है कि जो अंधकार है, जो अवैज्ञानिकता है, विज्ञान का उपयोग अवैज्ञानिकता को फैलाने में किया जा रहा है बखूबी। उसके लिए पूरा तंत्र मौजूद है, साजिशें मौजूद है, कारण मौजूद है, साजिशों के कारण मौजूद है ना, स्वार्थ मौजूद है। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि इसमें से बहुत लोग हैं जिनको ये सारी बातें पता रही होंगी, पर फिर भी एक रियलाइजेशन के स्तर पे ये वाक्य, उसमें कहने की तरीका और आवाज भी बहुत मैटर करती है। जिस कन्विक्शन से आप ये बता पा रहे हो कि विज्ञान को किस तरीके से अवैज्ञानिकता का दूसरा नाम अंधकार को फैलाने में यूज किया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। और हम लोग इस जो आपने गुब्बारे की दलदल की बात की, इसमें इतना धंसावा महसूस करते हैं कि ऐसा लगता है कि कई बार एक सुसाइडल अकेलापन आ जाता है। क्योंकि आपने मेरे को बहुत अच्छी बात ये भी लगी कि आप कितने कन्विक्शन से ये बात बोल रहे हैं कि जब आप संस्थाओं की बात कर रहे थे तब वहां पे अपने रिश्तेदारों की भी बात की। अगर मेरी वैज्ञानिक चेतना या इतिहास बोध पैदा हो गया है, लेकिन घर में मेरे पास जो अथॉरिटी होगी नानी चाचियों बुआओं की सबकी, वो बालिका बधू की दादी अम्मा पे जैसा पूरा घर है ना, पूरे एक ही पे चलता है वो, तो लगभग वो दादी अम्मा है आपकी, दादी बुआ चाची मामा दादी नानी सबकी शक्ल में है, और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। अगर हम परिवार से शुरू करें तो अगर मैं पूरी जिंदगी अपनी इतिहास पढ़ने में लगा दूं, लेकिन घर आके मुझे मानना वही पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, और सारी सोसाइटी मिलकर आपको अलग करके धकेल के बाहर कर देगी। तो मुझे लगता है कि जब हम वैज्ञानिक चेतना की या इतिहास बोध की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि इस तरह के जो लोग अगर सच्चाई को कहने वाले हैं तो उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए। आजकल हो ये रहा है कि तार्किक बात करने वाला आदमी इतना अकेला पड़ जा रहा है कि मतलब उसको वो डिप्रेशन में ना चले जाए तो ये करिश्मा ही है। तो पता नहीं जबकि हमें लगा था कि विज्ञान दरअसल वैज्ञानिक जो, आज मेरे को आपके सवाल से जवाब मिला, वरना मेरा आश्चर्य ये था कि दरअसल तो विज्ञान जो है सत्ता के नीचे काम करता है, सत्ता विज्ञान को अंधेरे के लिए यूज कर रही है, और मीडिया ये सारी चीजें वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है। तो मुझे लगा था कि जब सोशल मीडिया वगैरह ऐसे उपकरण आई, ऐसी तकनीकें, तो वैज्ञानिकता का प्रसार होना चाहिए था, क्योंकि आज जो चाहे वो चाहे पब्लिक को आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। तो शायद इसीलिए कि वैज्ञानिक जरूरी नहीं है कि उनमें भी विज्ञान बोध हो या उनमें इतना कंसर्न हो कि हम उसके लिए एक एक्टिविस्ट की तरह काम करें। ये कुछ जवाब मिले मुझे। आप कुछ और कोई सुझाव देना चाहेंगे तो आप, नहीं तो मैं बस बीच में एक बार रेखा वर्मा जी की टिप्पणी पढ़ दे रही हूँ कि वो ये कह रही है कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखने के लिए कितनी जोर शोर से हमें कहा जाता है, और उसके बाद फिर जब हम उन पे सवाल उठाते हैं कि आपने तो रखा था ना, फिर भी पापा की इतनी कम उम्र में डेथ हो गई। तो इस तरीके के परंपराओं के लिए लगातार हमें सवाल उठाने की जरूरत है। वो कहना चाह रही है कि दबावों को सवालों में बदल दीजिए तो कुछ शायद फायदा होगा। दरअसल सवाल उठाने वाला अकेला होगा रेखा जी ना, तो उसको तो बाहर कर दिया जाता है, उसको तो अंतरिक्ष में धकेल देंगे। मैं तो उस कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ सारे पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरा 40-45 साल की उम्र तक मुझे याद नहीं है कि मेरे जिंदगी में किसी एक भी मौसी चाची नानी किसी रिलेटिव ने एक मिनट भी मुझे सुनाओ कि मैं करती क्या हूँ अपने 24 घंटे के साथ। आप उनके दायरे में हो तो आप उनकी सफाई, उनका धर्म, उनकी स्पिरिचुअलिटी, इस सब कसौटियों से कसे जाने के लिए आप अभिशप्त हो, वो आपके काम के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनते। तो मुझे नहीं पता कि ऐसी सोसाइटी में वैज्ञानिक बोध कैसे आएगा, आप थोड़ा सा बताइए। ऑथोरिटी तो सारी दूसरों के हाथ में है, सारी की सारी। देखिए जी, चाची ताइयों पे इतना उधर के मत, आगे की तरफ देखिए, आप तो उतना ही कठिन
आगे की पीढ़ी को भी लाने, क्योंकि उनके पास तो वो है, टूल्स तो दूसरे हैं, वो आपके साथ उनको बात करने का टाइम ही कहाँ है। तो सबसे ज्यादा चुनौती तो ये है, चाची ताइयों ने तो जिंदगी काट दी। नहीं उन्होंने नहीं, कंट्रोल सारा उनके हाथ में, यंगस्टर के हाथ में आ ही नहीं रहा। वो परंपरा और अनुष्ठानों के माध्यम से अभी भी पूरी कंट्रोलिंग ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये, सबसे ज्यादा जो सबसे कम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है, हम अपनी जगह सही रहे। हम वही बात है। दूसरी मैंने बात है कि आप अपने पति को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपके बच्चे आपके लॉजिक को सुनते हैं, समझते हैं, वो रास्ते पे आते हैं, वो अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं इस बात पे, और इस बात पे बहसें होती हैं। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बच्चे, वो मैंने उनसे कभी ऐसा इस तरह से बातें नहीं करी, लेकिन वो मेरे ओवरऑल इतिहास को जानते हैं, उसको समझते हैं कि ये लॉजिकल बात है बोले। और ये मैं कॉलेज में पहला लेक्चर में अपने हर क्लास में यही देता हूँ, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये हम कर सकते हैं। बाकी ऐसा तो है कोई इस तरह का, लोग तो अपने स्तर पर लगे हैं, पर ये बात सच है कि बहुत मैसिव स्केल पे किया जाना चाहिए, मैसिव स्तर पे काम करने की जरूरत है। मेरे एक मित्र दिल्ली से अभी पहुंचे हैं, आधा घंटे से वो वेट कर रहा है मेरे से बात करने के तो लिए। वो बस 1 मिनट में महेश पुनेठा जी की बस बात लेके खत्म कर देते हैं। तो महेश पुनेठा जी कह रहे हैं अब हर अंधविश्वास को वैज्ञानिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है, और इसका आप जवाब दीजिएगा। और रितु डिमरी कह रही हैं कि सवाल उठाने वाले को बहुत अजीब घोषित कर दिया जाता है, चेतना को कंट्रोल करने की जड़ समाज की कोशिश होती है। जड़ समाज चेतना को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। और ये 2 सवाल आप संबोधित करके यहीं पर खत्म करते हैं जी। एक बात तो महेश भाई ने जो कही वो बिल्कुल सही है कि अंधविश्वास, ये जिंगोइस्टिक अप्रोच, हर व्यक्ति के अंदर एक जिंगोइस्ट होता है, क्योंकि वो पैदाइशी उसी में होता है ना, पैदाइशी वो अंधकार में होता है। उसको शुरुआती में बता दिया जाता है हनुमान जी से, तो हनुमान जी का प्रसाद है, तो ये है, फलाना है, अलाना है। उसकी वजह से फिर किताबों को बोला, हमारे किताबों सब जगह तो तुम्हें यही पढ़ाया गया है, स्कूल कॉलेजों में, तो उनका भी। और फिर आज का जो सिस्टम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आज क्या है कि इसमें राजनीतिक स्वार्थ आ गए हैं, इसलिए जबरदस्ती ये अंधकार फैलाया जा रहा है। तो आपको कई फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक बात मैंने देखी कि उलझने की जरूरत नहीं। कहीं पर अगर कोई बिल्कुल आपके साथ मरने मारने पे आ जाता है, तो आप वहां किसी भी संभावना के बीज मत तलाशें, वहां कुछ नहीं होने वाला। बात उसी से की जा सकती है जो सुनने के लिए आप भी उसकी सुनिए और वो भी आपकी सुने। जहां सुनना बंद हो गया है, उसका मतलब वहां जानना बंद हो गया है, तो आप उस तरफ तो ना जाइए। और केवल वैमनस्य बढ़ता है, बातचीत बंद होने लग गई है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि जो अगर आपने इस तरह से बोला आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था, सोने का कोई मृग नहीं होता, और वो भी गलत ही था, उतना ही गलत था, है ना। तो इसी पे बवाल उठना शुरू हुआ है। यही है कि बात उन्हीं से की जा सकती है कि जिनमें संभावनाएं बची है, जो सुन सकते हैं। मैंने देखे हैं, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो कई जगह मैंने इस तरह की बातें करी है जी, है ना? जी, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। और ये वैज्ञानिक चेतना को व्यवहारिक धरातल पे जिंदगी में उतारने के लिए प्रयासरत रहने वाले की ही भाषा हो सकती है कि हमने पाया कि उलझने में ऊर्जा बेकार होती है, और जिस व्यक्ति ने सुनना बंद कर दिया हो उसको कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम हम अपना सिर चट्टान में टकराने से बचा सकते हैं। इस तरह की बातें काम करने के लिए जब हम उतरते हैं फील्ड में, तभी हमें पता चलती है। सिर्फ लेक्चर देके तो नहीं पता चलती है कि आप एसी में बैठ के बस खाली प्रयोगशाला में बैठे रहें। तो आपका पूरा व्याख्यान प्रेजेंटेशन से, जिसे आपने बहुत खूबसूरत बना दिया था और बहुत ही अच्छे से आपने सवालों के जवाब दिए, मुझे उम्मीद है कि जो हम सभी की एक साझा चिंता है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की, हम भी अपने लेवल पे इस पे कुछ कुछ प्रयास करते रहते हैं, स्टूडेंट मंच बनाना, क्लास में करना, और बहुत सारी और चीजें। तो हमें लगता है आप जुड़ गए हैं तो फिर मिलते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि सभी को इस चेतना को विकास करने में ही नहीं, विकास को आगे फैलाने में, अपने आसपास के परिवेश में इस व्याख्यान से मदद मिली होगी। और इस उजास को लाने के लिए
जो सर्च ऑफ मीनिंग के प्रोग्राम के तहत मैं इनका बहुत बहुत आभार करती हूँ, ज्योति सती जी का, सॉरी एसपी सती जी का, और आप सबका भी बहुत आभार। नमस्कार।